Hello everyone, I welcome all of you on my YouTube channel. This is my very first video on this channel on UPSC and after seeing the thumbnail आपको पता लग रहा होगा कि जो आज का हमारा सेशन रहेगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम बात करेंगे आज के सेशन में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स अभी हुआ है 16 जून को, उसको लेके उसकी जो भी एनालिसिस है, जो टेकअवेज हैं, जो हमें अपने आगे आने वाले जो 2025 में पेपर होगा प्रीलिम्स का, उसमें जो चीज़ें हमें हेल्प करेंगी वो हम सारी चीज़ें इस पेपर में देखेंगे कि 2024 में हम अपनी प्रिपरेशन में क्या एडवांसमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा जो 2025 में अटेम्प्ट होगा वो अच्छा जाए और हमारा पेपर इन द एंड क्वालिफाई हो। ठीक है, तो हम देखेंगे ये जो वीडियो रहेगी ये यूज़फुल देखते हैं किस चीज़ के लिए। ये उनके लिए यूज़फुल है जो 2024 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, चाहे किसी भी स्टेज में हो, चाहे प्री में हो या मेंस में हो। ठीक है, और उसके साथ साथ और जो 2025 में अपना पहली बार न्यू अटेम्प्टर होंगे, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट जो दे रहे होंगे, ये उनके लिए वीडियो है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं इस प्रिपरेशन में, तो मैं आपको सजेशन दूंगा, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं मेनली किसी भी एस्पिरेंट के, वो एंड तक सारे क्लियर हो जाएंगे कि प्रीलिम्स में हमें पीवाईक्यूज कैसे यूज़ करने हैं, पीवाईक्यूज का यूज़ किस हिसाब से रहेगा, और रिसोर्सेज हमें कौन कौन से फॉलो करने चाहिए। और मेनली हम सबको पता है कि हम सभी जो हैं एक स्टैंडर्ड रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत करते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के लिए सबके डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, कुछ मृणाल सर करते हैं, कुछ विवेक सर की बुक करते हैं। ठीक है, तो और कुछ नितिन सिंघानिया, कुछ किसी भी रिस्पेक्टिव कोचिंग के नोट्स यूज़ करते हैं। और जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक का यूज़ करते हैं, और हिस्ट्री के लिए को स्पेक्ट्रम करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज में आपको बताऊंगा ये जो सारे रिसोर्सेज हैं, आइदर स्टिल दे आर रेलिवेंट फॉर दिस प्रीलिम्स और नॉट। ठीक है, इस चीज को लेकर भी हम बात करेंगे। एक आ गया पीवाईक्यूज, एक आ गया रिसोर्सेज, और उसके साथ साथ टेस्ट हमें किस हिसाब से देने चाहिए और यूटिलाइजेशन इसकी कितनी होगी। ठीक है, यूटिलाइजेशन किस हिसाब से हम इसी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो एक एस्पिरेंट को अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, एक एस्पिरेंट को अवॉइड करनी चाहिए जिससे उसका प्रीलिम्स रुके नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो इन सब को लेके हम बात करेंगे, तो चलिए, और पूरे डिटेल वे में करेंगे। एंड मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं हो, और जितना भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपको इसकी यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा लगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और इन सब चीज़ों के साथ साथ हम ये भी पेपर को पूरा खोल के देखेंगे जो 2024 में अभी आया था, उसको देख के पूरा उसको पूरा देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस सेक्शन में किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस सेक्शन से कितना आया। ठीक है, डिवीजन देखते हैं क्वेश्चन की। पॉलिटी से अगर हम सीधा देखें तो इसमें 17 क्वेश्चन आए हैं 2023 में, जो 2023 में पेपर हुआ था, जिसमें एक काइंड ऑफ न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था, वो भी लार्ज नंबर में। ठीक है, ऐसे जो वो पैटर्न था वन पेयर टू पेयर वाला, वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 में। बट 2022 में जो उसके क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस का नंबर था वो काफी कम था। ठीक है, बहुत कम था। बट 2022 में वो नंबर काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स को एलिमिनेशन करने में काफी प्रॉब्लम हुई थी। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि कट ऑफ इसका गया था जनरल का 75। अभी तक का प्रीलिम्स का सबसे कम कट ऑफ गया है। ठीक है, 75 मार्क्स इसका कट ऑफ गया था। बट इस बार 2024 का अगर 23 के कंपैरिजन में देखें तो पेपर थोड़ा इजी था। ये नहीं बोल रहा मैं बिल्कुल इजी था, इट्स इजी एज कम्पेयर टू 2023, बट नॉट इजी वी सी दैट पेपर। ठीक है, और मैंने खुद वो पेपर दिया तो मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ, पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं था। काफ़ी चीज़ें थी जो बीच में उस पेपर को टफ बना रही थी, और कुछ चीज़ें थी जो उसको इजी भी बना दी थी। ठीक है, तो देखते हैं हम डिविजन्स क्वेश्चन की। पॉलिटी से 17 क्वेश्चन, पिछली बार काफ़ी कम क्वेश्चन था बट इस बार इंक्रीज हुआ। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के देखें 16 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स पॉलिटी का अगर हम एक्यूमुलेटिव क्वेश्चन देखें तो 33 बनते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा बंच है इन क्वेश्चन का, इन दोनों पार्ट से। 2023 में ये क्वेश्चन कम हो गया था, बट उससे पहले ये क्वेश्चन इतना ही आता था आसपास, 30 से 35 के बीच में रेंज करता था। ठीक है, और ज्योग्राफी और आईआर से क्वेश्चन देखें तो 21, जिसमें से अलोन ज्योग्राफी के 16 क्वेश्चन, कितने 16 क्वेश्चन। और अब अभी हम ज्योग्राफी को देखें, ईयर ऑन ईयर अगर हम ये चीज़ देखें एनुअली, जो ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स में वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और हम इसके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी देखेंगे साथ साथ में कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
इस बार ज्योग्राफी का पार्ट कहीं हद तक कंसेप्चुअल था। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन डेफिनेटली मार्क दोस क्वेश्चंस राइट। तो इस बार ऐसे क्वेश्चन से, और इन्वायरमेंट में देखे तो 14 क्वेश्चन आए थे, साइंस टेक में 10 क्वेश्चन, ठीक है, हिस्ट्री में कम क्वेश्चन आए, इस बार 11 क्वेश्चन आए। करंट अफेयर जो लेफ्ट आउट पोर्शन है इन ओवरऑल सब्जेक्ट से के कंपैरिजन में, जो लेफ्ट आउट पार्ट है करंट अफेयर का, उसमें से सिर्फ आए हैं 11 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटी पार्ट, ठीक है। हम पहले पूरा पेपर देखेंगे, सब सेक्शन जिस हिसाब से मैंने डिवाइड किया कि पॉलिटी इकोनॉमिक्स, पेपर में भी हम उसी तरीके से देखेंगे। फिर देखते हैं पॉलिटी में हमें क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, और कौन से सोर्सेज अभी तक रेलिवेंट है जिसपे हमें स्टिक रहना चाहिए, जिससे हमें आगे आने वाले पेपर में भी हेल्प होगी, ठीक है। तो चलिए पेपर देखते हैं, ओके। तो ये था पेपर 2024 वाला, ठीक है। तो हम खोलते हैं पॉलिटी सेक्शन। सो हियर वी आर, या ये पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने जो लिया सेट, वो सेट ए लिया, ठीक है। ठीक है, ब्लू पेन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आर्टिकल 368 के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, जो पार्लियामेंट के पास पावर है, उसको लेके पूछ रहा है कि ये जो आर्टिकल 368 है, इससे हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तीनों चीजें हम अमेंड कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, वेरिएशन भी कर सकते हैं, और रिपील भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी होगा, और आप ये चीज आसानी से लक्ष्मीकांत में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं ये सेकंड क्वेश्चन 68 वाला। इसमें मनी बिल को लेके पूछ रहा है, मनी बिल की चीजों को लेके पूछ रहा है। और अगर आपको याद होगा, अगर आपने 2023 का पेपर देखा है या दिया है, तो आपको पता होगा 2023 में क्वेश्चन पूछा था मनी बिल को लेके, मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच में डिफरेंस पूछा था, ठीक है, इन दोनों के बीच में। इस बार सिर्फ मनी बिल को लेकर पूछा होगा, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बट काफी एस्पिरेंट्स को इसके बारे में नहीं पता था, स्टेटमेंट के बारे में, कि मनी बिल 109 आर्टिकल में दिया होगा, ठीक है। इसका जो इसमें फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, 1 2 3। बट काफी बच्चों ने बी मार्क किए, बट वो गलत है, और इसका आंसर जो है वो सी है, ठीक है। चलते हैं हम आगे, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो मनी बिल वाला है, ये आपको इजीली लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। और अब ये पार्ट देखते हैं 70 क्वेश्चन, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको इजीली ये ऐसा क्वेश्चन कहीं लक्ष्मीकांत में तो नहीं मिलेगा, बट अगर आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, चाहे गवर्नर हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, जिसमें सीएम हो गया, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, और पीएम और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पता होगा, तो आप ये थोड़ा सा गेस वर्क यूज कर सकते हैं, बिकॉज बट स्टिल इट्स डिफिकल्ट, बट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज डेवलप होती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की काफी ज्यादा। बट इसका जो रियल आंसर है वो है डी, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। ये आपको किसी भी सोर्स से डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 71, जिसमें डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। डिलिमिटेशन आपको पता है, अभी हमारे 2024 में इलेक्शन होते, 2024 में इलेक्शन होने से जो हो गए हैं, ठीक है। तो वो न्यूज में थे काइंड ऑफ, तो उसकी वजह से इन्होंने डिलिमिटेशन के कमीशन पे क्वेश्चन पूछा कि 2023 दिसंबर तक कितनी बार, जब से इंडिपेंडेंस हुई है 1947 से, कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसका जो रियल आंसर है वो डी है, बट काफी बच्चों ने सी भी मार्क किया, बट सी गलत आंसर है। ये आपको पीटी में भी मिल सकता था, अगर आप इस चीज को लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो आपको धुंधला धुंधला कहीं फेक तरीके से मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 72, ठीक है, जिसमें 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, कि जो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी 8th शेड्यूल में। आपको पता है 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस है, तो उसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसमें ऐड हुई थी, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो है 1 2 3 ए, मैथिली इसमें नहीं है, ठीक है। ये तीनों कोंकणी मणिपुरी या नेपाली सारे इसी में, और एक और है इसमें कन्नड़ में भी शायद से, तो इसी में ऐड हुई थी। 71st में मे बी 3 या 4 हुई थी, अभी मेरे को ढंग से याद नहीं है, बट शायद से चार लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर ए है। ये आपको लक्ष्मीकांत में आसानी से मिल जाता, ठीक है। अगर आपने 8 शेड्यूल के बारे में पढ़ा हुआ है, शेड्यूल्स पढ़े हैं, तो उसमें आपको ये आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। मेनली आप इसमें पॉलिटी का पार्ट देखेंगे ना, तो 90 to 95% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लक्ष्मीकांत से इजीली हो सकते थे, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसको रिवाइज किया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पावर ऑफ पी वाई क्यू इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो 74th क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चनों को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर आपने पी वाई क्यूज को ज्यादा बार प्रैक्टिस किया है,
और प्रैक्टिस के साथ साथ एनालाइज किया हम क्वेश्चंस को कि यूपीएससी की जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है और ऑप्शन फ्रेमिंग होती है वो किस हिसाब से होती है, ठीक है। और जो यूपीएससी स्टेटमेंट पूछता है क्वेश्चन में वो किस हिसाब से पूछता है, किस हिसाब से हम सही आंसर में जा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। इसमें पूछा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सी चीज़ें करेक्ट है, ठीक है। पहले पूछा इसने म्यूनसिपैलिटी 9A में दी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इमरजेंसी है जो आर्टिकल 352, आर्टिकल जो 352 से लेके 360, सॉरी एक मिनट, या अगर आपको प्लीज राइटिंग खराब लग रही होगी तो प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज चला लेना थोड़ा सा जैसा है। ये आर्टिकल 352 से लेके 360 के बीच में इमरजेंसी के आर्टिकल्स है, ठीक है। और ये दिया है पार्ट 18 में, ये भी सही है बिल्कुल। सेकंड भी ठीक है और थर्ड वाली भी ठीक है। इसमें बोला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 जो हमने पहले देखा वो किसमें दिया, पार्ट 20 में दिया, ठीक है। ये भी सही है, इसका जो आंसर है वो डी रहेगा। और ये चीज एक मेनली वन स्टेटमेंट सबको आसानी से याद हो सकती है, ठीक है। सेकंड और थर्ड में बच्चों को डाउट हो सकता है, बट अगर आप पीवाईक्यूज को देखेंगे और क्वेश्चंस पॉलिटी के देखेंगे यूपीएससी के, तो आपको ये चीज पता लगेगी यूपीएससी अपने आंसर्स में कभी भी ना पार्ट, ना आर्टिकल, ना शेड्यूल ये गलत देता नहीं है, ठीक है। फैक्चुअल एरर्स यूपीएससी अपने पेपर में बहुत कम करता है, मतलब ना के बराबर करता है। तो आफ्टर यूजिंग दैट नॉलेज आप मार्क कर सकते थे इसमें डी, ठीक है। तो इसका जो रियल आंसर है वो है डी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75th क्वेश्चन। और मैं इसके साथ साथ आपको अपने एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मेरे को किस पोर्शन पे जिस तरीके से मैंने पढ़ी थी चीजें और पीवाईक्यूज को एनालाइज किया था, कहाँ कहाँ मुझे हेल्प हुई है, तो मैं चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि किस पोर्शन पे मुझे हेल्प ज्यादा हुई है वो चीज करने से, और किस किस पोर्शन ने मुझे हेल्प नहीं की है, ठीक है। तो वो चीजें बताऊंगा जो भी आपको हेल्पफुल लगेगी। देन प्लीज टेक सम थिंग्स, अगर आपको यूजफुल लग रही है वो किसी भी पार्ट में अगर आप यूज कर सकते हो तो प्लीज कृपया करके लेना अगर उसको आपको ठीक लग रहा हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75th, जिसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सी चीज करेक्ट है, ठीक है। डी वाला करेक्ट, डी वाला कहलाता है बिल्कुल कॉर्पोरेशन टैक्स, ये यूनियन में है, ठीक है। इंटरस्टेट ये भी यूनियन में है, ठीक है। और माइग्रेशन ये भी यूनियन में है। और जो ये इंटरस्टेट क्वारंटाइन है ये यूनियन लिस्ट में। और इसमें इसमें जब मैंने मार्क किया था मैंने ए मार्क किया था, बिकॉज मेरे को ए और सी के बीच में 50-50 पे था, मैं ए और सी के बीच में, तो मैंने इसमें ए मार्क किया, बट इसका जो रियल आंसर है वो है सी, ठीक है। और अब ये जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो क्वेश्चन पूछा है राइट टू प्राइवेसी को लेके, ठीक है। ये न्यूज में भी चल रहा था, राइट टू प्राइवेसी को लेके न्यूज में था। और यही सेम क्वेश्चन, इसके ऑप्शन भी सेम इन्होंने दो यूपीएससी ने 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें पूछा था, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है डी, ठीक है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए सिर्फ एक दो को छोड़ के आपको इजिली लक्ष्मीकांत में मिल जाते हैं, ठीक है। अब 80th क्वेश्चन देखते हैं। एथिक्स कमेटी, ये आपको लक्ष्मीकांत में कहीं ढंग से डिटेल मैनर में तो नहीं दिखेगी, ठीक है, बट इस पर क्वेश्चन आया बिकॉज एथिक्स कमेटी न्यूज में थी, ठीक है। क्योंकि एक एमपी थे उनको डिस्qualify किया गया था, ठीक है, एग्जेम्प्ट किया गया था, नहीं सॉरी एक्सपल्शन, एक्सपल्शन हुई थी उनकी, ठीक है। तो एथिक्स कमेटी द्वारा ही हुई थी, तो उसकी वजह से एथिक्स कमेटी न्यूज में थी। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में इसने बोला है कि एथिक्स कमेटी एडॉक कमेटी होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। एडॉक कमेटी होती है, एडॉक कमेटी होती है जो इस मतलब हर साल कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जाती है, ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ही कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, ठीक है। जब इसका कार्य होता है तभी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इसको। इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड ठीक है। इसका जो आंसर है वो है सी, 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नारी शक्ति वंदन अभी आदि अधिनियम, सॉरी अधिनियम, ठीक है। ये पूछा, ये बात कर रहा है जो 1/3 रिजर्वेशन विमेन को दिए, ठीक है, उसको लेकर बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि ये प्रोविजन इफेक्ट कब से है, 18 लोकसभा से, ठीक है। ये गलत है, वन स्टेटमेंट गलत है इसमें। तो वन गई तो 1 बी और डी कट गया, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, ठीक है। 2 and 3। देखिए यूपीसी में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसको हम जो टैकल करते हैं, जो टैकल करने का तरीका है जो मैं भी फॉलो करता हूँ, मैक्सिमम टॉपर्स हो गए, एस्पिरेंट जो यूज करते हैं वो करते हैं एलिमिनेशन। यूपीएससी में जो स्टेटमेंट्स होती हैं ऐसा कभी नहीं होता, रेयरली दिखेगा आपको कि किसी स्टूडेंट को सारी की सारी स्टेटमेंट पता होंगी, ठीक है। तो मेनली जो हम पेपर करते हैं वो एलिमिनेशन से करते हैं। और 2023 में हमें वही दिक्कत आ गई थी जिसमें उसने पेपर की जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके की कर दी थी, जिससे बच्चे को सारी इंफॉर्मेशन पता हो, कि सारी स्टेटमेंट पता हो, तभी ही वो क्वेश्चन को ठीक कर सकता है, ना उसको गैस वर्क पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी वजह से वो कट ऑफ भी कम गया था, बट इस बार का कट ऑफ ऊपर जाएगा, ऊपर रहा है, ठीक है, जाएगा क्या रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
ताकि इस बार का पॉलिटी पार्ट अच्छा था, इजी था काइंड ऑफ। ये रिट और प्रोहिबिशन के बारे में बात कर रहा है। इसका आंसर सी है, ठीक है। लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है हाई कोर्ट, ठीक है। और 74th क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गवर्नर एसटी कम्युनिटी उनको रिकॉग्नाइज और डिक्लेयर नहीं करता, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, ना कि गवर्नर, ठीक है। और जो सेकंड वाला है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो टू ओनली बी वाला, ठीक है। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारे पार्ट आपको जो है, चाहे रिट और प्रोहिबिशन हो, ये भी आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा। और ये एस टी को कौन रिकॉग्नाइज करता है एक स्टेट में, ये भी आपको आसानी से उसमें मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत में, ठीक है। यूनियन बजट आ गया। यूनियन बजट बोल रहा है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पीएम के बिहार पे जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो बजट के दौरान प्रेजेंट होती है पार्लियामेंट के सामने, उसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करता है पीएम के बिहार, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है। फाइनेंस मिनिस्टर पीएम के बिहार पे नहीं करता है, पूरी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहार पे करता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली गलत है और सेकंड वाली ठीक है, ठीक है। और इसका जो आंसर आ गया वो आ गया बी। इसमें आप इसलिए एलिमिनेशन कर सकते हो अगर आपने ये चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं, ठीक है। तो पॉलिटी का ये वाला पार्ट हो गया। कुछ ही क्वेश्चन आए पॉलिटी के, तो वो हम देखते हैं अभी। अगला पूछ रहा है कि स्पीकर का जब रिमूवल का रेजोल्यूशन पास हो रहा होता है लोकसभा में, ठीक है। स्पीकर आप सबको पता है कि लोकसभा में होता है, और जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा में होता है, ठीक है। स्पीकर का जब रिमूवल सेशन हो रहा होता है, रेजोल्यूशन पास हो रहा होता है, उसमें स्पीकर को बताया हुआ स्पीकर क्या क्या चीजें करता है। पहले तो वो प्रिसाइड नहीं करता सेशन में, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगले में बोल रहा है कि ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। राइट होता है स्पीक करने का, चाहे वो प्रिसाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। अगर वो प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं तो वो एक नॉर्मल मेंबर की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं, और नॉर्मल मेंबर को भी राइट टू स्पीक होता है, ठीक है, सबको। और जो थर्ड वाली है ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए वन, ठीक है। और ट्राई करते हैं थोड़ा जल्दी करने का, ताकि ज्यादा डिस्कशन में हम घुस नहीं जाए, थोड़ा पार्शियल पार्शियल रखें, जिससे आपका भी टाइम बचे और मेरा भी बचे, ठीक है। और अभी वाला देखते हैं, इसमें फर्स्ट वाली बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कि जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो जो भी बिल्स होते हैं उसमें वो सारे लैप्स हो जाते हैं, लैप्स मतलब खत्म हो जाते हैं उस टाइम के लिए। और इसमें जो है, हाँ, ये जो फर्स्ट वाली तो ठीक है, ठीक है, सेकंड वाली भी ठीक है, बट ये जो थर्ड वाली ये गलत है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो बी है, बट मैंने इसका सी मार्क किया तो मेरा ये गलत है, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको रियल आंसर भी बता रहा हूँ, उसके साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रेरोगेशन ऑफ बिल को लेके, प्रेरोगेशन ऑफ हाउस को लेके है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें जो फर्स्ट हो रहा है कि प्रेरोगेशन ऑफ हाउस होती है जो प्रेसिडेंट द्वारा होती है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे होती है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, उसके लिए एडवाइस, सॉरी, उसके लिए एडवाइस नहीं चाहिए होती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके लिए प्रेरोगेशन करने के लिए एडवाइस रिक्वायर होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट गई, ए और बी चले गए, ठीक है। अब देख रहे हैं, सीओडी थ्री तो है, थ्री मतलब ठीक है, थ्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा ये खेला यूपीएससी में, और इसने थोड़ी स्टेटमेंट भी कॉम्प्लेक्स थी सेकंड वाली, बट इसका जो आंसर है वो सी है। और मैंने जो इसका मार्क किया है वो किया है, मैंने मार्क किया इसका वन, हाँ, मैंने इसका किया है बी मार्क, ठीक है। मैंने बी मार्क किया, बट दैट वाज रॉन्ग। बट इसका जो आंसर है वो सी है। ये जो क्वेश्चन था 95 और 96, 90, 94 और 95, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर ओवरऑल पॉलिटी का पार्ट देखिए, वो कहीं हद तक इजी था, मतलब इट्स डूएबल, अगर आपने अच्छे से चीज़ें पढ़ी है, देन यू रियली वोंट फाइंड इट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है। अब देखते हैं पॉलिटी में हमें क्या क्या लिखा। सबसे पहली बात, आपने सुना होगा कि पेपर बहुत फैक्चुअल था, ठीक है। काफी, मैं आपको बताऊंगा अभी फैक्चुअल कौन से पार्ट में ज्यादा था, कौन से पार्ट में नहीं था। इसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे वो काफी कम थे, ठीक है। अगर बाकी क्वेश्चन देखें तो इजी साइड पे थोड़ा ज्यादा थे, ठीक है। टफ जो क्वेश्चन थे, टफ क्वेश्चंस मेनली दो या तीन थे, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ थे, जिसमें 50-50 पे जाके थोड़ा सा डायलेमा हो सकता था। बट देखें, मेनली देखें तो मेनली क्वेश्चंस इजी वाले थे, ठीक है। तो और पॉलिटी में ये पार्ट थोड़ा इजी इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज एक ही सोर्स से चीजें काफी ज्यादा कवर्ड जब हो तो उसको इजी बोला जाता है, ठीक है। बिकॉज मेनली हम पढ़ते क्या, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, चाहे प्रिपरेशन की स्टार्टिंग हो या एंड हो, ठीक है। चाहे एडवांस, जिस बंदे ने एडवांस लेवल तक का पढ़ लिया या जो स्टार्ट कर रहा है, वो सारे पढ़ते किससे हैं, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं, मेनली सारे कवर्ड इसी से करते हैं। तो तभी मैं बोल रहा हूँ इजी है, बिकॉज काफी चीजें लक्ष्मीकांत से अकेली कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत एक आपका बेटर सोर्स रहेगा, तो इसी को ही फॉलो करें ब्लाइंडली, देयर इज नो नीड टू गो फॉर एनी मोर रिसोर्सेज।
काफ़ी बोलते हैं कि बियर एक्ट कर लें, बियर एक्ट भी रख लें, ठीक है, और डीडी बासु भी रखते हैं। देखिए, इतनी नीड नहीं है, ठीक है, इतनी बुक्स में जाने की, ना बियर एक्ट में जाने की जरूरत है, ना डीडी बासु में जाने की जरूरत है। अगर आप लक्ष्मीकांत को 3 से 4 बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, आपको लक्ष्मीकांत में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो चीज़ें आपको बेयर एक्ट में देखेंगी, चाहे आर्टिकल हो या केसेस हो, वो आपको टाइम के साथ खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है, याद हो जाएंगे आसानी से। और डीडी बासु जो है वो मेनली फोकस किसके लिए, वो है मेंस के लिए, मेनली मेंस फोकस्ड बुक है वो ज़्यादा, ठीक है। इट्स नॉट मच प्री प्री सॉरी, मतलब इतनी प्री वो नहीं है, प्री फोकस नहीं है, मेंस फोकस थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है, मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट प्री के लिए लक्ष्मीकांत से बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि साथ साथ में आप, नीड होती है पॉलिटी में करंट अफेयर कवर करने की, वो आप पीटी से कवर कर सकते हैं, किसी भी मंथली मैगजीन से। और साथ साथ में करना चाहें तो न्यूज़पेपर भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। न्यूज़पेपर चाहे इंडियन एक्सप्रेस कर लें या हिंदू पढ़ लें, वो आपकी मर्जी है, जो आपको सूट करता है, जस्ट गो फॉर दैट क्वेश्चन, दैट पार्ट। और देखिए, पॉलिटी के क्वेश्चन तो आसान थे, इतना डिफिकल्ट नहीं आया इस बार पॉलिटी, अगर कंपेयर करें हम 2023 के हिसाब से। तो सोर्स हमारा वही रहना चाहिए। और एक और चीज़ मैं कहूँगा आपको, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स रखें, डोंट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज, बिकॉज इन द एंड जब लास्ट का हफ्ता होता है ना, लास्ट 1 वीक, उसमें हर एक सब्जेक्ट हमें एक एक दिन में कवर करना होता है। और जो पेपर से पहले वाला दिन होता है उसमें भी, जो लास्ट डे होता है, उसमें भी कुछ सब्जेक्ट कुछ पार्ट हो गया है, जैसे पॉलिटी का हो गया, पॉलिटी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको रीड एक बार नजर तो लास्ट में मारनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमें जो रीड मारनी होती है पॉलिटी को, पॉलिटी की जो रीड मारनी होती है, तो अगर आप अपने सोर्सेज को लिमिट नहीं करोगे, एक सोर्स को बार बार नहीं पढ़ोगे, उसके नोट्स नहीं बनाए होंगे आपने, तो लास्ट में आप ये चीज़ कभी नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट बीन एबल टू डू दिस थिंग। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, लिमिट योर सोर्सेज, एक एक सोर्स पढ़े, उसको मल्टीपल टाइम पढ़े, वो आपको ज्यादा फायदेमंद मिलेगा एज कम्पेयर टू मल्टीपल सोर्सेज पढ़े और एक एक बार पढ़े, ठीक है, वो चीज़ ठीक नहीं है। तो ये कहूंगा मैं आपको, एक सोर्स पकड़े, मल्टीपल टाइम पढ़े, वो आपको कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो भी बहुत अच्छा देगा, ठीक है। तो और लास्ट में एक चीज बताऊंगा, टाइम बहुत कम होता है चीजें रिवाइज करने का, ठीक है, लास्ट में काइंड ऑफ हॉश पॉश हो जाता है। तो ये करें, अगर सोर्सेज आपको पता है कि आपने ये सोर्सेज फॉलो किए, तो लास्ट में इतनी टेंशन नहीं रहती है कि मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपने उसके नोट्स बना दिए, तो इन द एंड आपको रिवाइज करना थोड़ा सा, तो वो थोड़ा इजी पड़ जाएगा, ठीक है। और पॉलिटी के जो बेसिक्स हैं, ठीक है, अगर आप पार्ट देखेंगे पॉलिटी का, पार्लियामेंट से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस बार भी 7 से 8 क्वेश्चन आराम से पार्लियामेंट से आए, 7 to 8 क्वेश्चन सिर्फ पार्लियामेंट से। मैं ये नहीं बोल रहा पूरे पार्लियामेंट चैप्टर से आया, रिलेशन उसका पार्लियामेंट से, ठीक है, तो ये चीज बोल रहा हूँ। तो ऐसे जो चैप्टर्स हैं, पार्लियामेंट हो गया, पीएम हो गया, ठीक है, पीएम हो गया, वाइस प्रेसिडेंट और वट एवर, ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है बॉडीज हैं सारी, और उसके साथ में फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, ठीक है, इन इन चीजों पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है, बिकॉज ये कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो इन चैप्टर्स का काफी ज्यादा है। और अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इधर से ही भाड़े पड़े, मतलब मेनली बंच जो है आपको इसी पार्ट से देखेंगे, ठीक है। तो यही कहूंगा, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट। और पॉलिटी के बेसिक्स को इम्प्रूव करने के लिए आप टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है, टेस्ट लगाएं, चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो, टेस्ट लगाएं ताकि आपके बेसिक्स इंप्रूव हो। और जो आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं उसको बिल्कुल अवॉइड करें, बिकॉज अगर आप सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल मिनिमाइज करते हैं, उसको बहुत कम करते हैं, ठीक है, तो यही चीज आपका हेल्प करेगी अपने पेपर को क्लियर करने के लिए, ठीक है, क्लियर करने के लिए यही चीज आपको इन द एंड हेल्प करेगी, ठीक है। और ये पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गए, ठीक है, ज्योग्राफी हो गई, ये जो पार्ट अभी जो हमें देख रहे हैं, इसमें से ही मिला के हमें 50+ क्वेश्चन मिल रहा होता है। तो इसकी कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो काफी ज्यादा है अगर हम इसमें टाइम इन्वेस्ट करें। और इन द एंड हमें, अगर हम 200 में से, सॉरी 200 में से 100 भी क्रॉस मार्क्स लाते हैं, ठीक है, 50% मार्क्स भी लाते हैं, देन वी आर ऑन द वर्ज टू क्लियर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स हमारा आसानी से क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, बिकॉज आप सबको पता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग स्टेज है, प्रीलिम्स के मार्क्स कहीं भी ऐड नहीं होते, मार्क्स जो है इसके, सॉरी अगर आपको खराब लग रहा है, ठीक है, ये प्रीलिम्स के मार्क्स कहीं भी ऐड नहीं होते, ठीक है। तो यही बोलूंगा, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें, टेस्ट लगाएं जितने हो सकते हैं, और टेस्ट में बेसिक पार्ट है जो आपने पढ़ा हुआ है उस पर ज्यादा फोकस करें, ना कि इरेलीवेंट चीजों पे।
टाइम के साथ जब जैसे पेपर आपका पास हो रहा होगा जनवरी फरवरी और मार्च में, मैं आप टेस्ट की एनालिसिस भी बताऊंगा, ये टेस्ट को किस हिसाब से यूटिलाइज करना चाहिए और किस हिसाब से नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। पॉलिटी का आपको पता लग गया, लक्ष्मीकांत पे फोकस करना। और इसके साथ साथ अगर आप न्यू कमर है, ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 11th क्लास की एक बुक होती है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इफ यू हैव टाइम देन प्लीज रेफर दैट बुक, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बिकॉज इसमें आपको, अगर आपने पॉलिटी का आपका कोई भी टच नहीं रहा है, चाहे 11 12 हो या ग्रेजुएशन हो, तो आप प्लीज इसको रेफर करें। बिकॉज काफी ज्यादा जो इसकी जो टर्म्स हैं, कि जैसे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, फंडामेंटल राइट, पीएसपी होते क्या हैं, ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा। और थोड़ा आपको पता लगाएगा कि पॉलिटी में रिलेशन किस हिसाब से होता है, कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, 5 दिनों का है हर एक चीज करने के लिए। ठीक है, तो हमारा पॉलिटी का पार्ट हो गया, अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स पार्ट। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। या अब हम क्या देखेंगे, सॉरी, इकोनॉमिक्स का पार्ट। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। या अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे हम, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कैसे आए थे। चलिए पेपर देखते हैं फिर से। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। या इकोनॉमिक्स यहाँ से शुरू है। ठीक है, ये 40th क्वेश्चन से शुरू है इकोनॉमिक्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन जो है इंस्ट्रूमेंट है, वो किस कौन से मार्केट में होता है। हमने मेनली दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा है मनी मार्केट, और एक पढ़ा है कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट होता है जो एक साल से कम के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो मनी मार्केट में आता है। और कैपिटल मार्केट होता है जो एक साल के लिए या उससे ज्यादा के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू होता है, वो आता है कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट एक साल से कम के लिए। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है, जिसमें इसमें बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों कैपिटल मार्केट में आते हैं, दोनों कैपिटल मार्केट में। तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, इसका जो आंसर है वो है सी, मनी मार्केट। ये जो कोलेटरल बोरिंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, इसको CBLO भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक साल से कम के लिए इशू होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। तो चलिए आगे चलते हैं। या ये क्वेश्चन काफी इजी था, टोटल फर्टिलिटी रेट इकोनॉमी में कितना होता है। इसका जो आंसर है ना ए है ना बी है ना सी है, इसका आंसर है डी। ठीक है, तो ये रियल आंसर। देखिए कुछ आंसर्स फ्लक्चुएट भी हो सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी के आंसर की आपको पता है किस हिसाब की होती है। तो इंस्टीट्यूट के कुछ जो आंसर्स होते हैं काफी वेरी करते हैं, तो मैं अपने हिसाब से जो बेस्ट हो सकता है मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। बाकी जब यूपीएससी की आंसर की आएगी अगले साल, तो तब हम देख लेंगे कौन कौन से ठीक है कौन से नहीं है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। जिसमें क्या पूछ रहा है, एनबीएफसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, एनबीएफसी के बारे में पूछ रहा है कि एनबीएफसी जो एलएएफ की विंडो होती है जिसके थ्रू बैंक लोन लेते हैं, तो एनबीएफसी भी उसको उस विंडो को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 2 एंड 3, 1 गलत है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है डी। ठीक है, आगे चले। या 43rd, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड। इनमें से कौन से कंपनीज है यहाँ, या कंपनीज और इन्वेस्टर्स है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर कर सकता है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी भी कर सकता है, कैपिटल और सॉरी पेंशन फंड्स भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो डी है। ये काइंड ऑफ मान सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड का थोड़ा क्वेश्चन था, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर अगर किसी ने पढ़ा हुआ तो वो तो मार्क कर सकता है, बट पेंशन फंड को लेकर थोड़ा सा हो सकता था, कॉर्पोरेट फंड इसको लेकर थोड़ा सा डायलमा हो सकता था। बट इंश्योरेंस कंपनी में आप कर सकते थे कि ये इजी, इंश्योरेंस कंपनी वाला ऑप्शन इजी था। पेंशन फंड वाला था थोड़ा ऊपर नीचे का, बट रिटेल इन्वेस्टर जिसको पता है तो वो मार्क करेगा, जिसको नहीं पता है तो वो तो जरूर इसको गलत करेगा ही करेगा। तो आगे चलते हैं फिर आगे। यार अब ये देखते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं। इन दोनों इन ऊपर वाले ऑप्शन में से कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। ठीक है, पहला ये जो सेकंड वाला, ये तो सीधा निकलता है। ठीक है, मोटर व्हीकल कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। ईटीएफ या ये होता है। ठीक है, ईटीएफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, करेंसी स्वैप भी होता है। जो इसका आंसर है वो है 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3 इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन 45, ये क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, इजी थे, बट ये क्वेश्चन गलत होने का भी काफी चांसेस है, बिकॉज जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, और पेपर का जिस तरीके का एक एस्पिरेंट के अंदर एंजाइटी रहती है और एक कॉन्शियसनेस रहती है, वो पेपर के टाइम पे काफी ज्यादा। और जो एंजाइटी होती है उसका रीजन क्या होता है, डर। ठीक है, डर किस चीज का, फेलियर का, कि इस एग्जाम में हम फेल नहीं कर सकते। ठीक है, उस डर की वजह से जब बंदा डर में होता है और इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ऐसे क्वेश्चन को गलत ना करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन कभी पेपर में आए, देन थोड़े एक सांस ले लें और शांत तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है। ठीक है, देखते हैं ये जो फोर्थ ऑप्शन है वेविंग क्लॉथ, ये सेकेंडरी में बता रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शरी में बिल्कुल भी सही नहीं है। टर्शरी में ये आईटी से सर्विस सेक्टर्स वाली चीजें होती है। ठीक है, मिनरल एक्सप्लोरेशन तो उसमें नहीं है। ये जो डेयरी फार्म आ गया,
डेयरी फार्म, सॉरी, या डेयरी फार्म प्राइमरी, ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ठीक है, ठीक है, स्टोरेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला, ये सेकेंडरी नहीं है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो है बी। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे आने वाले क्वेश्चन में भी आप देखेंगे, जो ये 1 या 2 के वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें बोली होती है कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, या सारी करेक्ट है, या नन करेक्ट है, बीच में ऐसे भी होता है, ठीक है। इनमें एक चीज़ होती है, ये हमने 2024 2 से लेकर 2024 तक ये चीज़ देखी है, कि ऐसे जब क्वेश्चन पूछता है इसमें 50 to 60% प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि इसमें ओनली 2 करेक्ट होगा, ठीक है, ओनली 2 डेफिनेटली करेक्ट होगा, ठीक है, ये चीज़ होती है, और ये काफ़ी जगह मतलब 70-30% ये चीज़ अप्लाई होती है, और ये चीज़ तभी यूज़ करें अगर आप 50-50 पे हैं, 50-50 पे पहुंच रहे हैं। जैसे मेरे 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 में से मैंने एक निकाल दिया, ठीक है, मेरे को डायलेमा है, इन 3 में से मुझे ये तो पता है 2 ठीक है, ठीक है, 2 ठीक है और एक गलत है, गलत वाला तो मैं निकाल दिया, और तीसरे के बारे में मुझे मुझे पता नहीं है कि वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उस टाइम पे ट्राई करें बी ना करें मैक्सिमम टाइम, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चनों में ओनली 2 करेक्ट होता ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो देख लें, अगर आपको लगता है वो कैलकुलेटिव रिस्क लिया जा सकता है तो देन डेफिनेटली गो फॉर इट। ये जो क्वेश्चन है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को लेके कौन कौन सा फीड स्टॉक यूज होता है, ठीक है, इसमें ये तो हमने पढ़ा हुआ है क्या, मतलब काफ़ी अगर आपने रीड किया हुआ है कि फ्यूल्स वगैरह कैसे बनते हैं, ठीक है, ये अभी जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गई या मिथेनॉल ब्लेंडिंग हो गई, इन सब के बारे में पता है, तो ये पता है कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह होता है वो यूज होता है इन सब में, ठीक है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू तो इजीली इजी था, ठीक है, कॉर्न ग्रेन्स भी इजी थे, ये वेस्ट वाटर, ये जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, ये इजीली कहीं मिलते नहीं, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें काफी बच्चों ने इसको गलत मार्क किया होगा, बच्चों ने ए मार्क किया होगा, बट इसका राइट जो आंसर है वो है डी, बिकॉज इट सॉरी, डी नहीं है, सी है, सॉरी, ये चारों स्टेटमेंट, ठीक है, ये चीज यूटिलाइज करते हैं हम अपने पीवाईक्यूज में। पीवाईक्यूज में हमने देखी है, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और उसमें 4 ऑप्शन है, 4 या 3 ऑप्शन है, और उनमें से उन चारों 4 ऑप्शन में से अगर आपको 2 या 3 ऑप्शन पता है और वो पता है कि ये 2 या 3 दोनों 3 सारे करेक्ट है, ठीक है, दो मतलब 3 4 ऑप्शन है, 3 पता है कि 3 करेक्ट है, ठीक है, बट चौथे में पता नहीं, चौथे के बारे में आइडिया बहुत कम है। तो वैसे क्वेश्चन एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में ये करें कि हमेशा ना करें कि सारे क्वेश्चन ठीक हैं, सारे स्टेटमेंट ठीक हैं, ये पीवाईक्यूज की एनालिसिस से चीज डेवलप की गई है, कि हमने कोई रॉकेट साइंस खुद से नहीं बनाई है, ये पीवाईक्यू से निकाली हुई है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई करें कि चारों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, चले आगे। इसका जो आंसर है वो है सी, 1 2 3 4 सारी, ठीक है, चलते आगे क्या। अब जो 47 क्वेश्चन है, इसमें बात क्या कर रहे हैं, इसमें फिजिकल कैपिटल की बात कर रहे हैं, फार्मर्स लो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, और कंप्यूटर का फिक्स कैपिटल 2, ठीक है, यान यूज्ड बाय वेबर फिक्स कैपिटल है, ठीक है, इसको देखते हैं, पेट्रोल वर्किंग कैपिटल ये ठीक है, ठीक है, फार्मर्स लो वर्किंग कैपिटल नहीं है, यान यूज्ड बाय वेबर फिक्स नहीं है, ठीक है। हाँ, इसका जो आंसर है वो है बी, ओनली 2, देखिए मैंने आपको पहले बताया ना, मेनली इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ओनली 2 इसमें मेनली करेक्ट होता है, ठीक है। इसमें तो हमें वैसे ही चारों स्टेटमेंट पता थी, तो हमने आसानी से निकाल दिया ओनली 2, इसमें 1 और 3 ठीक नहीं है, सेकंड और फोर्थ ठीक है, ठीक है। अब हाँ ये भी आ गया, ठीक है, 49 क्वेश्चन है जो है, वेट, या 49 क्वेश्चन आरबीआई को लेके, ठीक है, या जो पहली स्टेटमेंट है इसमें ये गलत है, इसमें बोला मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड चाहिए होता है फॉर ओनिंग है सब्सिडरी बैंक, ठीक है, सॉरी, बोल रहा है कि कोई भी मिनिमम कैपिटल नहीं चाहिए होता किसी भी बैंक की सब्सिडरी उसको सब्सिडरी को खोलना, ठीक है, उस सब्सिडरी को ओन करने के लिए कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। मिनिमम मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, चाहे आप बैंक खोल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सब्सिडरी को खरीद रहे हो। और ये बोल रहा सेकंड वाली भी गलत है कि 50% अगर किसी भी बैंक की सब्सिडरी को ओन करना है उसके लिए 50% जो बोर्ड है वो इंडियन नेशनल का होना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं बताया, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, तो इसका जो आंसर है वो है डी, बिकॉज ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती है इस तरीके की चीज हम डेवलप किससे करते हैं, पीवाईक्यूज की। तो तभी बोल रहा हूँ मैं, एम्फेसाइज क्या चीज कर रहा हूँ मैं, पीवाईक्यूज को जितना फोकस कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो, पीवाईक्यूज की यूटिलाइजेशन में आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, एंड में टाइम के साथ मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद कि पीवाईक्यूज की एनालिसिस आप किस हिसाब से कर सकते हैं, और किस हिसाब से आपको वो एनालिसिस करने से हेल्प होगी काफी ज्यादा, ठीक है। तो तभी मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि पीवाईक्यूज आर मस्ट, पीवाईक्यूज तो करने ही चाहिए, उनको एनालाइज करना चाहिए। पीवाईक्यूज की यूटिलाइजेशन सिर्फ एक जगह तक लिमिट नहीं है कि कौन कौन से एरिया से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ उधर तक नहीं है, उसके आगे भी अगर आपको आंसर्स देखने की यूपीएससी आंसर किस तरीके से बनाता है, जिस तरीके के उसने क्वेश्चन पूछे होते हैं और स्टेटमेंट दी होती है, उससे आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी पीवाईक्यू से निकल सकता है। और उसी तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग आपने सुनी होगी, काफी टॉपर्स है इंटेलिजेंट गेसिंग बोलते हैं, वो इसी चीज से डेवलप होती है, ठीक है। ये जो इंटेलिजेंट गेसिंग होती है ये इसी चीज से इंप्रूव हो और बढ़ती है, ठीक है। तो तभी सारे बोलते हैं कि पीवाईक्यूज एनालाइज करो, देखो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और ऑप्शन फ्रेमिंग कैसी है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, लैंग्वेज देखो इनकी, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आगे देखते हैं ये 50 क्वेश्चन, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो है इसमें
वन स्टेटमेंट, ठीक है, दूसरी वाली गलत है, ठीक है। इसमें बोल रहा है CSR रूल्स है, डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटी, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिकॉज मिनिमम बताया हुआ है कि इतने करने हैं। कुछ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का मे बी 3% या जितना भी शायद से, अभी याद नहीं होगा से, उतना परसेंट एक कॉर्पोरेट ने स्पेंड करना होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, या अभी यूएस वाला देखते हैं। ये काफी जगह थोड़ा डायलेमा वाला, कुछ जगह कुछ आंसर की इसमें सी दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ में डी दिया हुआ है। तो ये जब आंसर की यूपीएससी की रियल आएगी तो हम उसमें आंसर देख लेंगे, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को लीव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सिंडिकेटेड लैंडिंग, ये जो 52nd क्वेश्चन है सिंडिकेटेड लैंडिंग वाला, ठीक है, इसका जो आंसर है इसमें, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दोनों का देखिए, जो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू वाले जो क्वेश्चन होते हैं S1 या S2 वाले, S1 और S2 वाले, इसमें क्या होता है, पहली बात, सबसे पहली नोट करने वाली बात ये होती है, इनमें कभी भी दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होती, दोनों स्टेटमेंट कभी भी रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट तो हमेशा ठीक होती है, राइट होती है एक स्टेटमेंट। और सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें रिलेशन देखना होता है S1 और S2 के बारे में, कि S1 S2 में अगर रिलेशन है तो हम प्रोसीड करेंगे ए ऑप्शन के लिए, जिसमें बोला होता है स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। इसमें आप देख सकते हैं बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट टू जो है वो एक वन का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, वो चीज होती है। और अगर बीच बीच में ये भी होता है बी वाला, जिसमें वन और टू दोनों करेक्ट है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। जब रिलेशन रिलेशन या जब आपको पता होता है दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं बना, तब होता है बी। और सी डी तब होता है जब वो एक दोनों में से एक गलत हो। इसका जो आंसर है वो है सी, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाली ठीक है, सेकंड वाली गलत है, ठीक है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये डिजिटल रुपी वाला, वन वाली ठीक है, डिजिटल रुपी काइंड ऑफ जैसे नॉर्मल नोट्स होते हैं, कुछ भी हो गया, काइंड ऑफ ऐसे ही होता है, बट इन डिजिटल फॉर्म। तो सॉवरेन करेंसी तो होगा वो, और आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में उसको अलाइन कर सकता है, ठीक है, उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी ठीक है, ये आरबीआई की लाइबिलिटी है, और इन्फ्लेशन से कोई इंश्योर करके नहीं देते, ये गलत है, थर्ड वाली। और फोर्थ वाली ठीक है, फ्रीली कन्वर्टेबल है इनटू कैश बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है 1 to 4, ठीक है। इनके ऑप्शन भी इजी है, इसमें आप अगर थ्री निकाल दें, या थ्री निकाल दें तो बी वाली गलत हो, बी वाली निकल जाती है, ठीक है। और आपको पता लग जाए फोर और या ये निकल जाएगा, इससे कोई कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं, ये बिना एलिमिनेशन के भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो हमारा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या दिखा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन आया है वो मेनली आपको दिखेगा मॉनेटरी पॉलिसी से, थोड़ा सादा क्वेश्चन था। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग हो गया, या मॉनेटरी पॉलिसी तो से तो काफी था। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जहाँ पे आरबीआई काम करती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। बैंकिंग वाले पार्ट से भी काफी क्वेश्चन था, और शेयर मार्केट को लेकर भी था थोड़े क्वेश्चन, एक दो, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले शेयर मार्केट को लेकर था। और और ज्यादा तो इस पर आया नहीं था, यूपीएससी ने बस ऊपर नीचे से क्वेश्चन पूछे थे। और इकोनॉमिक्स ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं थी, काइंड ऑफ मान सकते हैं आप इजी थी, और डुएबल थी, कि आप इसको कर सकते थे अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की। इस पर सीधे से कोई क्वेश्चन मिला नहीं होगा, अगर आप अपनी पुरानी नॉलेज जो हमने बेसिक्स, इन द एंड आपको करना क्या है हर एक चीज़ में। इकोनॉमिक्स हो गया जो ये मेन मेन वाले होते हैं सब्जेक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें आपको अपने स्ट्रॉन्ग करना होता है बेसिक्स, बेसिक्स बहुत मस्त होते हैं स्ट्रॉन्ग करना। अगर आप बेसिक पे फोकस करते हैं, बेसिक पे अगर आप फोकस करते हैं, तो आप अपने कंपटीशन से काफ़ी आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन से आप हेड निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो मेरा आपको बस यही सजेशन रहेगा कि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। बेसिक्स आपके गलत ना हो, जितना उन पे फोकस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। होल्ड बनाए अपना, ताकि मेन पेपर में सिली मिस्टेक्स, देखिए स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है, ताकि आपकी सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो, सिली मिस्टेक्स हैं वो कम हो, ठीक है। सिली मिस्टेक्स कम होनी चाहिए, उसी के लिए हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और बेसिक पढ़ने से हमें हेल्प होती है, हेल्प इसलिए होती है जिससे हमारी इंटेलिजेंट गेसिंग भी इंप्रूव होती है। जैसे वो जो गेमिंग वाले क्वेश्चन थे, आपने ये वाले क्वेश्चन देखे होंगे, एक मिनट, जैसे ये सिंडिकेटेड लैंडिंग वाला, इसमें भी अगर आपने बेसिक्स अपने पढ़े, ठीक है, लैंडिंग को लेके, बोरोवर को लेके, डिफॉल्ट वाला, बैड लोन्स वाले चीज पढ़ी हुई है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये ऐसे निकलता है। तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन ऐसे ही रिलेशन से निकलते हैं। ये जो यूएस वाला था, ये भी डेट और उसको बॉन्ड को लेके था, तो ये भी वैसे निकल सकता था, सॉरी। और सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए इकोनॉमिक्स में कोई सोर्स नहीं है जहाँ से ये सारे क्वेश्चन निकलता है। जैसे पॉलिटिकल रखने है, वैसे इकोनॉमिक्स का कोई भी सोर्स नहीं है, बट इकोनॉमिक्स का सोर्स हम यूज किसके लिए करते हैं, बेसिक्स को इंप्रूव करने के लिए और बेसिक समझने के लिए। और देखो जैसे ये क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन वाला, ये इसका कंसर्न करते हैं, ठीक है। ये जो 47 क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से होंगे ना, ये आपको कोई डायरेक्टली थोड़ी मिलेगा एनसीईआरटी वगैरह में। मिल सकता है, बट इन क्वेश्चन के लिए आप कोई अलग से बुक नहीं पढ़ोगे, ठीक है। जो आपने बेसिक पढ़े हैं आप उन्हीं को यूटिलाइज करोगे, कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और इसके साथ साथ ये फाइनेंशियल मार्केट वाला, इंस्ट्रूमेंट वाला,
ये हमने स्टॉक मार्केट में पढ़ा हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और ये जो 45th क्वेश्चन है, ये भी वैसे यूज होगा जैसे 47th वाला क्वेश्चन यूज हुआ था, ठीक है, वैसे करके होगा। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। इकोनॉमिक्स में हमें क्या पता लग गया, इकोनॉमिक्स में सोर्सेज कौन कौन से यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं हम। एक एक सेकंड या सोर्सेज कौन कौन से यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। देखिए मैंने तो जो किए थे, मैंने मृणाल सर के नोट्स किए थे, ये कोई प्रमोशन वो नहीं है, ठीक है। मैंने मृणाल सर के नोट्स किए थे क्योंकि मैंने पहले भी उनसे पढ़ा था, उन्हीं नोट से पढ़ा था, तभी मैंने आगे जाके भी वही रेफर की, ठीक है। और इसके साथ साथ आप और क्या फॉलो कर सकते हैं, विवेक सर की बुक कर सकते हैं, कोई भी सोर्स जो विवेक सर की बुक होगी या नितिन सिंघानिया सर की बुक होगी और वट एवर। देखिए इन सोर्सेज को कवर करने का एक हमारा प्राइम मोटिव क्या है, हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। जो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स होते हैं उनको पढ़ें और उन पे काम करें, जिससे हमें इकोनॉमिक्स में होल्ड हमारा बढ़ जाए, ठीक है। और इकोनॉमिक्स काफ़ी एक काइंड ऑफ मान सकते हैं इजी सब्जेक्ट भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स अगर हम देखें, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, तो इस पे हम बिल्कुल भी ढीले और काइंड ऑफ ढीला और वीकनेस समझ के नहीं चल सकते, ठीक है। वी हैव टू मेक दैट सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग टू गेट ए बेटर होल्ड इन आवर प्री, ठीक है। अगर आप प्री में अच्छे तरीके से फोकस चाहते हैं, आपको पॉलिटी पे भी फोकस करना पड़ेगा और इकोनॉमिक्स पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट आपके प्राइम मोटिव रहने चाहिए, ठीक है। इन पे फोकस करें और यही आपकी नैया को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। और यही पार्ट होते हैं जो इजी इजी क्वेश्चन इन्हीं से निकलता है, यही कट ऑफ डिसाइडर होते हैं क्वेश्चन। अगर ये इजी आए तो कट ऑफ बढ़ता है, ये डिफिकल्ट आए कट ऑफ नीचे जाएगा। बिकॉज अगर आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, दे आर वेरी वीक। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आप पीवाईक्यूज की हेल्प लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट हिस्ट्री के क्वेश्चन मतलब इस अभी की हिस्ट्री देखना आप, मतलब एंशियंट मेडिवल तो आई ही नहीं, जो आई है वो किसी सोर्सेज में, नॉर्मल जो सोर्सेज हम पढ़ते हैं, चाहे 11th क्लास की बुक हो गई, ठीक है, चाहे तमिलनाडु बुक्स हो गई, उनमें कहीं भी आपको इजीली वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। वो हाई लेवल की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी उसके लिए, वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। इन द एंड हमें लाने के 100 मार्क्स लाने, 100 मार्क्स के लिए हमें जितना काम करना है हम उतना करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला सब्जेक्ट देखते हैं, आपको इसमें पता लग गया होगा। इसमें भी आप टेस्ट लगाएं अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो भी टेस्ट आपको अच्छी लगती है, टेस्ट सीरीज जो भी बढ़िया लगती है, चाहे विजन की हो या नेक्स्ट आईएएस, ओनली आईएएस या किसी की भी हो, ठीक है। कोई भी रिस्पेक्टिव आपको कोचिंग अगर अच्छी लगती है तो देन गो फॉर इट। हम देखते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी, अभी ज्योग्राफी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बाकी जो पार्ट है उसको हम काफी जल्दी जल्दी करेंगे। एक मिनट, give me some time। या ज्योग्राफी, ये सेट ए है तो आप देख लेना जिस हिसाब से आपका है set। ये काफी इजी क्वेश्चन फर्स्ट वाला, एटमॉस्फेयर में पूछा हुआ है, या एटमॉस्फेयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हीट होती है, जो इनकमिंग हीट होती है वो ज्यादा हीट करती है, या टेरिस्ट्रियल टेरिस्ट्रियल रेडिएशन होती है जो रिलीज होती है, जो सरफेस से रिलीज होती है एटमॉस्फेयर की तरफ, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर जो सरफेस से बाहर जाती है, ठीक है, अर्थ 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 से बाहर जाती है, ठीक है, उनको बोलते हैं टेरिस्ट्रियल रेडिएशन। जो अर्थ एब्जॉर्ब करने के बाद रिलीज करती है अपने सरफेस, होती है टेरिस्ट्रियल रेडिएशन। इसमें फर्स्ट वाली ठीक थी, सेकंड वाली गलत थी, नहीं सॉरी सॉरी फर्स्ट वाली गलत थी, सेकंड वाली ठीक थी। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, ये गुड एब्जॉर्बर होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव होती है जो टेरिस्ट्रियल रेडिएशन होती है, जो अर्थ रिलीज करती है लॉन्ग वेव। और शॉर्ट वेव होती है जो इनकमिंग होती है। शॉर्ट वेव मतलब वेवलेंथ जिसकी शॉर्ट होती है, और अर्थ जो रिलीज करती है टेरिस्ट्रियल रेडिएशन वो लॉन्ग वेवलेंथ की फॉर्म में होती है, ठीक है, लॉन्ग वेव। तो हमने फिजिक्स वगैरह पढ़ी है तो आपको शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव का डिफरेंस पता होगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा घुसते नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका जो आंसर है वो है डी वाला, ठीक है। इजी था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। और अब अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इजी है। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स, ठीक है, ये ठीक है। सेकंड वाला, इक्वेटर पे हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट होती है जो ऊपर और नीचे मूव करती है, मतलब वर्टिकल मूवमेंट होती है इन करंट की। करंट वही होती है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वर्टिकल मूवमेंट होती है। वर्टिकल चाहे ऊपर हो या नीचे मूवमेंट हो, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो। तो ये दोनों ठीक है। इक्वेटर में जो एटमॉस्फेयर की थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज इक्वेटर पे हीट ज़्यादा पहुंचती है, जिसकी वजह से एयर एक्सपैंड कर जाती है तो उसकी हाइट बढ़ जाती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 18 किलोमीटर होती है, 18 किलोमीटर इक्वेटर पे होती है, और 8 किलोमीटर या 8 या 10 किलोमीटर होती है पोल्स पे एयर की, एटमॉस्फेयर की थिकनेस, ठीक है। बट सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की, पूरे एटमॉस्फेयर की। तो इसका आंसर जो है वो ए है, ठीक है। हम इसको भगा देते हैं, वट एवर वी हैव रिटन, सो जस्ट कंटिन्यू विद अदर पार्ट, ठीक है। जो थर्ड वाला है, ये पूछा है वोल्केनिक इरप्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, ठीक है। हमें इजीली पता है ये नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, सल्फर भी होता है, एस्टोडेस तो होते ही होते हैं। बट इसको लेके कंफ्यूजन थी, पायरोप्लास्टिक डेब्रीज, ठीक है। बट इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें सारे मार्क कहते होते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया था, जब मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन बताया था, मैं भी शायद पॉलिटी इकोनॉमिक्स में से दोनों में से था किसी में। तो ऐसा ऐसे क्वेश्चन आप उसमें अभी आगे जाके भी देखेंगे, चाहे साइंस टेक हो या साइंस टेक या इन्वायरमेंट में, ऐसे क्वेश्चन आपको काफी दिखेंगे। तो इसका आंसर है, सॉरी इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर है, इसका आंसर है डी, ठीक है, डी है इसका आंसर। पायरोप्लास्टिक डेब्रीज भी हो सकती है इसमें, डेब्रीज तो होती है बट पायरोप्लास्टिक का पता नहीं था हमें, ठीक है।
ये जो आंसर, ये जो है आइसोथर्म, काफी कम बच्चों ने आइसोथर्म के बारे में पढ़ा होगा। आइसोथर्म होता है वो एरिया जहाँ पे सेम टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये वाला सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसमें ये गल्फ स्ट्रीम को और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ओशन करंट होती है, उसको ये कोल्ड ओशन करंट हो रहा है, बट वो वार्म ओशन करंट होती है। सेकंड वाला गलत है, बट ये जो फर्स्ट वाला है ठीक है। इसका जो आंसर है वो है ए। आगे चलते हैं। अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा हुआ है, न्यूज में होगा शायद से ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द सेकंड लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर। इसका जो आंसर है वो है सी, कोटी डियावरे और गाना। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो, उसकी वेस्ट साइड है ये दोनों कंट्रीज। ठीक है, अगर आपको उधर नाइजीरिया पता है, या नाइजीरिया ना, हाँ नाइजीरिया, नाइजीरिया के साइड पे कंट्रीज आएंगे ये ऐसे करके, या ये तीन कंट्रीज इकट्ठी, तो उनमें से कोटे डियावरे भी उधर ही है और गाना भी उधर ही। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, आपको दिख रहा होगा जो ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं। चाहे आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन पूछो ये वाला, ये भी कंसेप्चुअल था, सेकंड वाला भी कंसेप्चुअल था, और इसको भी मान सकते हैं काइंड ऑफ। पूछा तो वोल्केनिक इरप्शन के बारे में ही है कि क्या क्या चीजें रिलीज होती है, थोड़ा फैक्चुअल है बट काइंड ऑफ मान सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आइसोथर्म को लेके पूछा, ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल था, बट थोड़ा सा हेर फेर किया स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो फिफ्थ वाला है, ये तो पूरा फैक्चुअल है। तो आगे चलते हैं, आगे इन्होंने पूछ लिया गंगा में ट्रिब्यूटरीज पूछ ली वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट, इस डायरेक्शन पूछ ली। इसका जो आंसर है वो है बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं, आप देख लेना, अलगोमती, घगर, गंडक और कोसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये वाला। देखिए पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया यूपी से फिल्म से अभी तक का जिसमें इन्होंने तीन स्टेटमेंट पूछी हो, ऐसे हमेशा दो ही होती है। इसका जो रियल आंसर है वो है ए। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। रेनफॉल वेदरिंग कॉज कर सकती है, ठीक है, रीजन होता है वेदरिंग ऑफ रॉक का एक, रेनफॉल। और रेनफॉल जब होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है उसके सोल्यूशन में, और उसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी होता है। बिकॉज आ कहाँ से रही है रेन, एयर से ही आ रही है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ही हो रही है ना, तो एटमॉस्फेयर में भी नो की कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो साथ में तो होगा उसके। ठीक है, ये चीज़ हम कॉमन सेंस सप्लाई करके कर सकते थे, बट स्टिल ये चीज़ पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। अगर आप अपने कॉन्शियस स्टेज में नहीं है, एंजाइटी फील कर रहे हैं पेपर के टाइम पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको अपना काम मेंटेन करके रखना है पेपर में। ठीक है, और इसने आप पूछ लिया नॉर्थ सी को लेकर, नॉर्थ सी क्योंकि न्यूज़ में था, पूछ लेगी कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है। फिनलैंड तो नहीं करती है, रशिया तो बिल्कुल नहीं करती है। रशिया का थोड़ा सा पार्ट है, वो बाल्टिक सी को करता है, थोड़ा सा पार्ट। ये बाल्टिक कंट्री है ना जो, ये बाल्टिक कंट्रीज हैं जो, ठीक है, लिथुआनिया, सॉरी, हाँ हाँ, ये तीन कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लथविया, इन तीनों के साथ एक छोटा सा पार्ट है, वो बाल्टिक सी के साथ लगता है, बट नॉर्थ सी के साथ कुछ भी नहीं लगता है। जर्मनी और नॉर्वे दोनों हैं, इसका आंसर भी बी है। देख रहे हैं आप, ये जो वन पेयर टू पेयर वाले क्वेश्चन है, ये इनमें मेनली अभी तक जो हमने देखा आंसर सबका बी है, बट सबका बी नहीं होता है स्टिल। अगर आप 50-50 पे पहुंच रहे हैं देन गो फॉर बी वाला, बट बी नहीं होता है हमेशा। और अब हम इसका देख लें, बी उनका हो सकता है जिधर चार ऑप्शन दिए हो, फोर ऑप्शन दिए हो, बट एक और ये भी पीवाईक्यू से निकालिए। अगर कभी भी किसी एमसीक्यू वाले, ये वाला एक न्यू पैटर्न इन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस किया, इस तरीके के क्वेश्चन, इन्होंने तीन करेक्टरिस्टिक पूछ लिए टेबल में। ठीक है, एक में पूछ लिया वाटरफॉल का नाम, फिर पूछ लिया कौन से रीजन में है, फिर पूछ लिया कौन सी रिवर में है, कौन सी रिवर पे है वो वाटरफॉल। ठीक है, इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे हैं इस बार। एक पूछ लिया धुरंधर मालवा में है, और कौन सी रिवर पे, नर्मदा। ठीक है, हुंडुरु, छोटा नागपुर, सुबर्णरेखा, जसोका, वेस्टर्न घाट्स और नेत्रावती। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमने देखा है मैथ द फॉलोइंग में आए हैं ऐसे क्वेश्चन, या किसी में भी आए, उसमें दो हमेशा उल्टे सीधे दिए होते हैं। ठीक है, जैसे धुरंधर का छोटा नागपुर प्लेटी होगा, तो वो उल्टा करके दे दिया। ठीक है, जिससे वन भी गलत होगा, टू का दे दिया वन में, वन टू दोनों गलत होंगे। ठीक है, ऐसे करके देते हैं, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है नहीं, ऐसे दे रहा हूँ। तो ऐसे में मैथ द फॉलोइंग में हमेशा वन ठीक होता है, बट इसमें टू तो नहीं है, टू नहीं है, दो स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इसमें सिर्फ हुंड्रू, ये जो है ना, या ये वाला हुंड्रू, सिर्फ ये है जो ठीक है, बाकी वन एंड थ्री दोनों गलत है। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ए। ऐसे क्वेश्चंस में तो मैं कुछ बोलता नहीं ज़्यादा, बट मैथ द फॉलोइंग्स में अगर तीन ऑप्शन दिए हैं, तो यूपीसी में ये करता है कि दो ऑप्शंस को, कि जो आंसर होता है उनको इंटरचेंज कर देता है, जिससे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और जो थर्ड वाला होता है वो ठीक होता है हमेशा। तो ऐसे में जाना होगा तो ए पे जाना। अगर आप अपने जो कंफर्ट जोन है, क्वेश्चन है जितने आप करते हो, अगर आप उतने अटेम्प्टेशन पे नहीं पहुंच रहे हो, तब जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा नहीं जाना चाहिए। ये हमेशा इतनी हेल्प नहीं करते हैं जितना मैं बता रहा हूँ आपको। तो बस मैं आपका एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है पेपर को लेकर, वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बट रियल पेपर में ये चीज़ें यूज़ करना डिफिकल्ट रहता है अगर आपने इस चीज़ को पहले अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया है, चाहे टेस्ट पेपर हो गए या पीवाईक्यूज हो गए, पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करते वक्त आपने ये चीज़ अप्लाई नहीं की है, तो तब ये चीज़ आके दिक्कत देगी, तब रियल पेपर में कभी भी जाके इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कभी नहीं करना। तो दैट्स होली रेड साइन फॉर यू, अगर आप ये चीज़ करते हो, जो आपको सूटेबल लगता है वही चीज़ फॉलो करें, हर एक चीज़ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देख सकते हैं 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया, अगर चार ऑप्शन है तो टू पे जा सकते हो। ठीक है,
70-30 की रेशो बताई थी। तो अभी तक जो क्वेश्चन देखे हमने, मैक्सिमम एक एक में ए था बट बाकी में बी था, ठीक है, इसमें बी आंसर है। अब देखते हैं क्या क्या है, ठीक है, क्या गलत है। इसने पूछा वॉस गेज सेंट्रल एशिया में है, ठीक है। पहली बात तो वॉस गेज सेंट्रल एशिया में नहीं है। वॉस गेज किधर है? वॉस गेज यूरोप में है, फ्रांस में, ठीक है। और ये फोल्ड माउंटेन नहीं है, फोल्ड माउंटेन बिल्कुल भी नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन्स है, ठीक है। एक हो गया वॉस गेज, ये आगे वॉस गेज, और एक हो गया ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक माउंटेन्स। ये जर्मनी में, इनके बीच में एक राइन रिवर फ्लो करती है, तो राइन रिवर, ठीक है, राइन रिवर फ्लो करती है, तो जिसकी वजह से ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। तो ये वाला गलत है, पहला वाला। यूरोप का एल्प्स माउंटेन, ये ब्लॉक माउंटेन है, ये भी गलत है। एल्प्स इटली में है, और ये क्या है, ये है हमारे क्या, फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स है। और नॉर्थ कोरिया में एप्लाशियंस, ये फोल्ड माउंटेन सर, ये भी ठीक है, ये ठीक है, एब्सोल्युटली ठीक है। और साउथ अमेरिका में जो एंडीज माउंटेन्स हैं, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन रेंज, ये भी ठीक है, साउथ अमेरिका में ये भी फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है बी, ठीक है। चले आगे, बढ़िया तरीके से आगे चलते हैं। या, ये रहने दो, ये वाला क्वेश्चन ग्रीन फील्ड, इसका काम करनी है, ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करें लीव करें, अगर आपको पता नहीं है ऐसे क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं, वाटर वेपर को लेकर पूछा हुआ है, ठीक है। पूछा हुआ है इसकी मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो पोल्स में होती है, नहीं इक्वेटर में होती है, ठीक है। इट इज गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड, ठीक है, बिल्कुल सही है। कम होता है ऑल्टीट्यूड, जैसे बढ़ते जाता है वाटर वेपर कम होता है, तो इसका जो आंसर है वो है ए, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा हुआ है एनुअल, ये टाइप ऑफ क्लाइमेट पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक कौन कौन से दिए हैं, एक ये है एनुअल, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, ठीक है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन 50 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और जो बारिश होती है वो थ्रू आउट द ईयर होती है, ठीक है। मेरी अपनी नॉलेज के हिसाब से मैंने तो बी मार्क किया, ठीक है, चाइना, चाइना टाइप क्लाइमेट, बिकॉज ये जो सारी करेक्टरिस्टिक है वो चाइना टाइप क्लाइमेट में सारे वो लाइक होते हैं। बट कुछ जगह जो मेरा इन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है, कुछ जगह ये भी दिया होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो इन दोनों में से होगा, ठीक है। मुझे डी लग रहा है बट कुछ जगह डी दिया होगा, तो देख लें अब आंसर क्या आएगी, जो तो बढ़िया तरीके से देख लेंगे। कोरिलेस फोर्स, ठीक है। अब ये पूछ रहा है सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है, एक्सिम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये भी ठीक है कि जैसे जैसे कोरिलियस फोर्स बढ़ती है, कोरिलियस फोर्स बढ़ती है जब विंड की वेलोसिटी भी बढ़ती है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ना कि ए या बी, ठीक है। अब देखते हैं 21 जून में, अब आ गए हम 21 जून, ठीक है, मतलब पेपर से 5 दिन बाद आएंगे, पेपर हुआ था डेली। सनलाइट पूछा हुआ है, 21 जून जो होता है, ठीक है, हर साल, उसमें कौन सा लेटीट्यूड होता है जिसमें सनलाइट 12 घंटे से ज्यादा रहती है, ठीक है। देखिए, आपने अगर पढ़ा हुआ है ये भी बेसिक्स में आता है, ये है कैंसर, ठीक है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैंसर बीच में आ गया इक्वेटर। और जून में सन कहाँ पे होता है, सन होता है मैक्स पे 23rd, सॉरी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है, ठीक है, मतलब कैंसर, पूरे कैंसर के सर पे होता है, ठीक है। तो उस दिन कैंसर पे तो 12 घंटे से ज्यादा दिन होगा, ठीक है। कैप्रिकॉर्न पे तो नहीं होगा ना, इक्वेटर पे होगा, ठीक है। तो इसमें मेनली एक ऑप्शन हो सकता है, दो ऑप्शन होता है, हमें देख के तो लग रहा है, ठीक है। कैंसर हो सकता है, ठीक है, टू है, मतलब सी और ए तो चले गए। अब बचा टू है, यहाँ टू फोर है। तो आर्कटिक सर्कल की बात करें, आर्कटिक सर्कल में भी, क्योंकि हमें पता है अर्थ का एक एंगल होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, ठीक है, 23rd है, 23.5 डिग्री होता है, ठीक है, 23.5 डिग्री होता है। तो उसकी वजह से आर्कटिक जो सर्कल है उसमें भी 12 घंटे से ज्यादा सन देखा जाता है इस टाइम, ठीक है। अब ये आ गया 16 क्वेश्चन, ठीक है, या 16 क्वेश्चन। इसमें करेक्टरिस्टिक पूछा हुआ है कि ये चीजें किसमें होती है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो कॉन्गो बेसिन है, अमेजन फॉरेस्ट नहीं है, बिकॉज इसने पीट लैंड की बात की है, ठीक है, पीट लैंड। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो गया 16 वाला। तो अब जो ये क्वेश्चन है ये वाले तो ये है इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, इन्वायरमेंट। अच्छा, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हमारा हमारा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तीनों हो गए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ क्या क्या करना चाहिए हमें। ज्योग्राफी में पहले तो जो फिजिकल ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है, क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसका बंच बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो अब आपको फिजिकल ज्योग्राफी पे भी काफ़ी ध्यान देना है, जितना आप इंडियन ज्योग्राफी पे देते थे। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी कम आई है बट स्टिल आई है, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरीज होगी जो वेस्ट टू ईस्ट पूछी थी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग, इसको भी अच्छे से कर देना। और ज्योग्राफी के लिए जो मेन सोर्स है जो सभी मेनली फॉलो करते हैं, मैंने खुद भी किया,
11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी, क्लास की जो एनसीईआरटी है, सॉरी एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की, एक आपको फिजिकल मिलेगी, एक मिलेगी इंडियन ज्योग्राफी। ये दोनों 11th की हैं, ठीक है। इन दोनों को फॉर श्योर करना ही करना है, इन दोनों को। और जो 12th में आती है, 12th में आती है एक ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी अगर इफ यू हैव टाइम देन प्लीज गो फॉर इट। ये आपको हेल्प करेगी, जो मिनरल्स इंडस्ट्रीज वाला पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, इसमें भी हेल्प करेगी। और उसके साथ साथ मेंस के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। बिकॉज मेंस में हमारा मिनरल्स वाला पार्ट आता है, मिनरल्स की लोकेशन होगी और कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। ठीक है, तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो या फिजिकल ज्योग्राफी हो, दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है और इन दोनों को स्ट्रॉन्ग, अपना स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग किससे होंगे? टेस्ट लगाए जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद फर्स्ट रीडिंग के बाद ट्राई करें रिकॉग्नाइज करने की, और सेकंड थर्ड रीडिंग के बाद ट्राई करें उसको टेस्ट देने की। टेस्ट देके क्या होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हमें पता लग जाता है कि हम कितनी हद तक उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं और याद कर पा रहे हैं, ठीक है। रिकॉल किस हिसाब से कर पा रहे हैं, और जो शॉर्ट कमिंग आपको दिख रही होंगी, देन नेक्स्ट टाइम जब रीड करोगे उस सब्जेक्ट को फिर से, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना जो आपने मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। यही चीज़ अगर आप फॉलो करते रहे, चाहे जब से आप प्री ओरिएंटेड पूरी फोकस होके पढ़ाई शुरू करोगे, चाहे वो जनवरी से करें या दिसंबर से करें, ठीक है। जब प्री का आप करोगे, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है ना। देखिए प्री कब निकलता है, जब आप अपनी मिस्टेक्स को बिल्कुल कम करोगे, अपने कंपटीशन से कम। आप अगर, जो आपका कंपटीशन है, अगर आप उनसे कम मिस्टेक्स करोगे, ठीक है, मिस्टेक्स अपनी मिनिमाइज रखोगे उनसे ज़्यादा, तो आप प्री आराम से क्लियर कर जाओगे, ठीक है। क्लियर कर जाओगे मज़े से। तो आपको ये चीज़ करनी है, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। जो चीज़ें सोर्सेज से मेनली निकलती हैं, उनको तो गलत करना ही करना है, ठीक है। बिकॉज उनको गलत करोगे तो आप कंपटीशन से पीछे रह जाओगे, ठीक है, तो आपके मार्क्स भी गिर सकते हैं। तो ये जगह होती है जहाँ पे हमें अपना होल्ड को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें और इसी हिसाब से पढ़ें। ज्योग्राफी इज एन ईजी सब्जेक्ट, और अभी के टाइम पे अब अगर आप देखें, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। टाइम के साथ इसके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी ज़्यादा फोकस करें। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको ऐसे तो नहीं मिलेगी, ट्राई करें, यूट्यूब वीडियोस देख लें और एटलस यूज़ करें। एटलस आपको हेल्प करेगी। और अगर हो सकता है तो सामने मैप लगा दें, मेनली सारे एस्पिरेंट लगाते हैं, वर्ल्ड मैप लगाते हैं, उससे देखते रहें कौन सी जगह कहाँ पे है, ठीक है। तो इस बार की ज्योग्राफी अच्छी थी, इस बार इंडियन ज्योग्राफी कम पूछी है पहले के कंपैरिजन में। पहले इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा आती थी। इंडियन ज्योग्राफी का वेजिटेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, वेजिटेशन वाला पार्ट हो गया, और क्लाइमेट वाला हो गया, ठीक है। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, इस बार थोड़े कम है, बट स्टिल हो गया फिर भी जाके। तो अब टाइम काफ़ी हो गया, तो हाँ, अब हम जो भी पार्ट देखेंगे उसको जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता लग गया होगा अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में चीज़ें देख के बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ कि यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। पीवाई क्यू की यूटिलाइजेशन थोड़ी देर बाद बताऊंगा लास्ट में, और मिस्टेक्स कौन कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट रुक से, या हमारा हो गया था ज्योग्राफी तक, ठीक है। अब इन्वायरमेंट शुरू हुआ। ये केमिकल का, ये सब्सटेंस का नाम दिया, ठीक है। या एक मिनट, ये पूछा है पर फ्लोरो एल्काइल और पर पॉली 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 फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस किस में, कौन से प्रोडक्ट्स को में यूज होता है उसको बनाने के लिए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ये उसको यूज होता है, ठीक है। पहले तो पूछ लिया उसने, वाइड स्प्रेड यूज होता है इसका किसमें, ड्रिंकिंग वाटर में, फूड में और फूड पैकेजिंग में, ठीक है। और इसके बाद बोल दिया इसने पीएफएस है जो नॉट इजीली डिग्रेडेड इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। इजीली डिकम्पोजेबल नहीं है इन्वायरमेंट में, काइंड ऑफ मान लो जैसे पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और परसिस्टेंट एक्सपोजर जो बोला हुआ है पीएफएस को, लीड्स टू बायो एक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडीज, ठीक है। इसमें ये ठीक है। इसमें आप अपनी कॉमन सेंस यूज कर सकते थे, और ये कॉमन सेंस प्रैक्टिस के साथ साथ ही डेवलप होगी। इसका जो आंसर है वो डी है, ठीक है। ज़्यादा बात करेंगे नहीं हम ऐसे क्वेश्चन से। बट ये क्वेश्चन देखते हैं, इन्वायरमेंट में जो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि, या पैरासिटॉइड स्पीशी फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऐसे मैंने इसमें क्या पूछ लिया, मैंने वन पेयर टू पेयर पूछ लिया। इसमें मैंने बताया था आपको ऑल होते हैं, ऑल होते हैं, बट सब में नहीं होते, ठीक है, कुछ। बट मैंने आपको ये भी बताया था अगर एप्लीकेशन वाला पार्ट पूछा, बट इसने करेक्टरिस्टिक पूछे हैं इसमें, ठीक है। करेक्टरिस्टिक पूछे कि इनमें से कौन कौन सी स्पीशी जो है पैरासिटॉइड स्पीशी में से आती है, ठीक है। सेंटीपीड अगर आपको पता है, सेंटीपीड नहीं होती है, ठीक है, ब्लैक कलर की होती है, छोटा सा जिसके पैर काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है, लंबी सी होती है और काफी ज्यादा पैर होते हैं, वो तो नहीं होती है। ये सेंटीपीड पीवाई क्यू में से आया है, ठीक है। पीवाई क्यू में ऑप्शन, किसी ऑप्शन ने पूछा था ये। और
टर्माइट हो गया, वेस्प हो गया, फ्लाइज हो गया। फ्लाइज होती है मक्खी, ठीक है, मक्खी या वेक्टर बोलते हैं जिसको। तो वो आ गई। और ये बीटल्स आ गई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, ठीक है। बी आंसर है, इसमें 3 स्टेटमेंट, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अब करेक्टरिस्टिक पूछ लिया इसने, करेक्टरिस्टिक नहीं, एप्लीकेशन काइंड पूछ ली कि पी फैमिली में से इनमें से कौन कौन बिलोंग करता है। 3 दे दिए, ग्राउंडनट, हॉर्सनट, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन, ठीक है। ये इसमें सी सारे, इसमें सारे ऑप्शंस ठीक हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में ट्राई करना है कि अगर आपको लग रहा है कि देखिए स्पीशी वाले में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें आप डी मार्क नहीं कर सकते थे, बिकॉज सेंटीपीड तो हमारा निकल सकता था। अगर आपने पढ़ा है पीवाईक्यू उसको देखा होगा, सेंटीपीड निकल सकता था कि वो तो होती नहीं पैरासिटोइड। पैरासिटोइड स्पीशी वो होती है जो किसी पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। सेंटीपीड तो नहीं होती है। फ्लाइज हो सकती हैं, ठीक है। वैस भी होती है, बीटल नहीं होती है, टर्माइट्स होती है, ठीक है। ये 3 होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो 3 है। बट इसमें आप ग्राउंड नट्स के बारे में नहीं बता सकते। ग्राउंड नट्स होती है मूंगफली, ठीक है, मूंगफली होती है। सोयाबीन हो गई, हर्ष ग्राम हो गया, ठीक है। ये सारे जो हैं ये आते हैं किसमें, पी फैमिली में आते हैं। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा, ठीक है। क्योंकि रिलेट कर रही है। इसमें जो है वर्मिन कैटेगरी पूछा हुआ है, जैसे ब्लड, फिर वो इंडियन फ्लाई फॉक्स फीड ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल, ठीक है। जो इंडियन फ्लाई फॉक्स होता है ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाता है, ठीक है। चमगादड़ होता है, चमगादड़ बैट, आपने पता होगा अगर आपने सुना होगा, देखा भी होगा। बैट बैट होता है जो, उसको बोलते हैं इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाली गलत है, ठीक है। ये ब्लड वगैरह कुछ शक नहीं करते, फीड नहीं करते। ये खाते हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं, तो टाइम कम वेस्ट करेंगे। इसका जो इसमें ये जो स्पीशी है ये किसकी है, इंसेक्ट की है, मतलब इंसेक्ट्स में आती है सारी, ठीक है। और ये च्युइंगम वाला, ये इसका ए आंसर है। इसमें दोनों स्टेटमेंट ठीक है। और या दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसमें भी कुछ जगह नन है, कुछ जगह वन है, ठीक है। मेरी शायद से नन होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, लॉइंस वाले। लॉइंस का पूछ लिया, डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोई सीजन नहीं होता ब्रीडिंग का। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीता डू नॉट रोर, ये भी बिल्कुल है, चीता रोर करता ही नहीं है, ठीक है। चीते के जैसे बिल्ली जैसी आवाज़ होती है ना, छोटी सी, वैसी आवाज़ होती है, ठीक है। अगर आपने नेशनल ज्योग्राफी में डिस्कवरी देखा होगा कभी, कभी भी अपनी ज़िंदगी में, तो आपने ये चीज़ देखी होगी लगभग थोड़ी थोड़ी, ठीक है। मैंने तो इसको ऐसे ही अप्लाई किया था, बिकॉज मेरे को आइडिया था तो मैंने इसको ठीक मार्क किया है, ठीक है। और ये जो थर्ड है ये गलत है, इसका जो आंसर है वो है ए, ठीक है। तो मेल लॉइन होता है वो भी अपनी टेरिटरी को प्रोक्लेम करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये 100 मिलियन वाला, इसको आप एलिमिनेशन से कर सकते थे, ए है इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है वो रिलेट कर ही नहीं रहे हैं इससे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी रिसोर्सेज, ये होता है ग्रिड के थ्रू हम ट्रांसफर कर सकते हैं इस एनर्जी को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये सारी की सारी हो सकती है ऐसो में मैक्सिमम। ट्राई करना अगर आपको लग रहा है थोड़ी भी यूपीएससी के क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, चाहे इन्वायरमेंट हो या साइंस टेक, मेनली इन दोनों पार्ट में यही चीज़ होती है। अगर आपको लग रहा है कि चारों ऑप्शन हो सकते हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर ऑल दोस ऑप्शंस, बिकॉज मेनली वो चीज़ें करेक्ट होती हैं। 1 पेयर 2 पेयर वाले में ट्राई करना बी पे जाए, बट अगर ऐसे क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं तो डी पे जाए हमेशा। ये 2023 के पेपर में देखें या 22 के पेपर में देखें, ये चीज़ हुई है। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको कोई अपने से बना के बात नहीं बता रहा, ठीक है। और ये जो 20 क्वेश्चन है, इसमें मैंने मार्क जो किया है मैंने सिर्फ कॉटन किया है, बट वो गलत है। इसका जो आंसर है फीक, इसके बारे में आइडिया नहीं था हमें। काफ़ी बच्चों को नहीं होगा, मुझे तो नहीं था, मैं अपना बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और हाउ मेनी ऑफ द स्पीशी हैव पॉइजनस स्पीशी अमंग देम, ठीक है। पॉइजनस स्पीशी कौन कौन सी है, मैंने इसमें सिर्फ बटरफ्लाई मार्क किया। बट ऐसे क्वेश्चंस में अगर करेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं तो डेफिनेटली गो फॉर ऑल स्पीशीज। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, ना कि वन, ठीक है। ये गलत है, इसमें सब पे जाना। ये मैंने एनालाइज भी कर की थी, आपने जब मैंने एनालाइज किए थे मैंने ये चीज़ एनालाइज अच्छे से की थी। बट स्टिल पेपर में मैंने अपनी नॉलेज पे गया मैं, मतलब जो एनालाइज की थी पीवाईक्यू से, उससे एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और मैंने अपना एक क्वेश्चन गलत किया, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी। पीवाईक्यू से अगर आपने कोई चीज़ एनालाइज की है तो उसको अपनी फॉर मोर, मतलब फॉर मोस्ट टॉप प्रायोरिटी पर रखें, ना कि नीचे रखें। अपनी नॉलेज को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसमें पूछा हुआ है कौन कौन सी नेटिव इंडियन स्पीशी है, कैशियो तो नहीं है, ठीक है। पपाया भी नहीं है, तो इसमें है रेड सेंडर, ठीक है। इसका जो आंसर है वन, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन अभी मेनली हम बोल सकते बी, बट बी नहीं है, इसका है ए। जो 3 ऑप्शन वाले होते हैं उसमें ए हो सकता है, जो 4 ऑप्शन वाले होते हैं उसमें बी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखें, थोड़ा ट्राई करें एनालाइज करके काम करने की, ठीक है। हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं साइंस टेक वाला, जल्दी जल्दी चलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आरटीजी के बारे में पूछा, रेडियो आइसोटोप।
थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। इसने पूछा मिनिएचर फिशन रिएक्टर होता है, ठीक है। और ऑन यूज किसके लिए होता है, ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। और पूछ रहा है कि इसमें हम यूज करते हैं प्लूटोनियम 238 आइसोटोप होता है, ठीक है, प्लूटोनियम का, विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट। देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी है इसका आंसर, ये वन नहीं है इसका। मिनिएचर फिशन रिएक्टर में यूज नहीं होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, जो रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट्स में इसका यूज होता है। तो इसका जो आंसर आया गया वो है वन टू नहीं, सॉरी, टू एंड थ्री। वन कट गया ना, वन कट गया, ए कट गया, सी कट गया और डी कट गया, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है बी। और जाइंट स्टार के बारे में बोला, और ड्वार्फ स्टार के बारे में इन्होंने बोला हुआ है, जो जाइंट स्टार होता है उसकी जो लाइफ स्पैन होता है वो ज्यादा होता है, बड़ा होता है ड्वार्फ सेल के बाद, ड्वार्फ स्टार के कंपैरिजन में। दिस इज बिल्कुल गलत है। ड्वार्फ स्टार जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो जाइंट स्टार से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये गलत है। अगर एक गलत हुआ, दोनों का भी गलत नहीं हो सकते, तो दूसरा ठीक होगा। तो इसका जो आंसर है वन तो गलत है, सेकंड ठीक है, ठीक है। इसका ये आ गया। हाँ, अब हम देखते हैं अगला। इसका जो आंसर है ये बोला कि इनमें से कौन सा अ, एक मिनट, कौन सा कंपाउंड है जो ब्लड वेसल्स में जाके डायलेट हो जाता है, मिक्स हो जाता है और क्या करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, ठीक है, बीपी को बढ़ा देता है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। बट मैंने इसका मार्क किया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। बट इसका आंसर है NO। तो मेरा गलत है ये आंसर। इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड है, रडार के वो पूछे हुए हैं यूजेस। इसमें अगर हम देखें, अपनी PYQ की नॉलेज लगाएं, तो ये इसमें सी ठीक होना चाहिए, ठीक है, सी ठीक होना चाहिए। बट अगर हम ट्राई करें, देखें इसमें कि कौन सा ठीक हो सकता है, तो इसमें बी ज़्यादा ठीक लग रहा है, ठीक है। बी ठीक लग रहा है, बी ठीक होगा, क्योंकि ट्रेस भी कर सकते हैं रडार से हम कि एनिमल की माइग्रेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। और मॉनिटर भी कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन को, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब बारिश के क्या हाव भाव है। और ये जो होता है नारकोटिक्स वाला, ये एयरपोर्ट पे जो यूज होता है वो मेनली एक्सरा होता है, ना कि रडार्स होता है। तो वन मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है, कुछ जगह ऊपर नीचे दिया हुआ है कोचिंग से, तो तभी मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। बट मेरे हिसाब से आंसर जो है वो बी है। बट स्टिल देखते हैं आंसर बी में कौन सा आता है। देखिए जो काइंड ऑफ ट्रिक मान लो या गेसिंग मान लो, जो PYQ से डेवलप होती है वो अप्लाई होती है, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन में तो नॉर्मली अप्लाई हो जाएंगे। बट 3-4 क्वेश्चन होते हैं या 4-5-6 क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगी। बट स्टिल आपका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो अगर हम देखें वो ज्यादा होता है उसमें, ठीक है। बिकॉज आ जाके तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव में ही है ना, ठीक है। जा रहे तो पॉजिटिव में, नेगेटिव साइड तो नहीं जा रही आपकी, मतलब आपको नेगेटिव साइड थोड़ी लेके जा रही है वो चीज़, थोड़ा पॉजिटिव बूस्ट अप करिए आपके मार्क्स। तो ट्राई करें, अगर आप मान रहे हैं कि आपके जो मार्क्स बनेंगे बॉर्डर साइड पे हैं, तो ट्राई करें ऐसे क्वेश्चंस को, ये टेक्निक अप्लाई करने की उनमें, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला राफेल के बारे में पूछा हुआ है कि राफेल हो गया, तेजस हो गया और MiG-29, इन सब के बारे में पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा 5th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट है। पहली बात, इंडिया के पास कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, और ये जो सारे हैं, ठीक है। सेकंड वाला जो है मिग, ये फोर्थ जनरेशन है। और राफेल 4.5 और तेजस्वी 4.5 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन वाला, इसका आंसर डी है, तीनों ठीक है। एप्लीकेशन पूछिए। देखिए इस बार जो साइंस टेक के क्वेश्चन थे एप्लीकेशन बेस्ड थे। पहले जो बायोटेक्नोलॉजी से काफी क्वेश्चन आता था, अभी काफी कम हो गया इस बार के हिसाब से देखें तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी था। बट इसमें अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करते तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एग्जॉस्ट पाइप से कौन सी चीज एमिशन करी जाती है, इलेक्ट्रिक फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल द्वारा, ठीक है। एग्जॉस्ट से कौन कौन सी चीज रिलीज की जाती है, ठीक है। और फ्यूल सेल कौन सा वाला, पावर किससे होता है, हाइड्रोजन से होता है। ये रिलीज करता है वाटर वेपर्स, ठीक है, H2O। ये करता है वाटर वेपर रिलीज, ठीक है, खत्म। इसका आंसर है डी। और इसके बाद जो आंसर है ये वाला पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो हाइड्रो पावर, ठीक है। इसका आप सीधा आंसर मार्क कर सकते हो। सॉरी 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 सॉरी, इसका आंसर है सी, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज की बात कर रहे हैं, बिकॉज बिकॉज इस क्वेश्चन में बात क्या कर रहे हैं, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर हमें पता है, जो हाइड्रो पावर डैम्स हो गए, जिसके हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी आपने काफी बार सुना होगा। हाइड्रो पावर क्या होता है, पानी से पावर को जनरेट करना, ठीक है। और इसमें आंसर क्या होगा फिर, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। अगर आप इसमें अपनी नॉलेज यूज करते हैं तो आप इसको कर सकते थे। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। देखिए मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है किसी चीज को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। फिल्टर करने के लिए यूज होती है मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें भी हम मेम्ब्रेन को यूज करते हैं।
तो इनमें से हमें लग तो नहीं रहा, ना ए लग रहा है, ना बी लग रहा है, ना सी लग रहा है मेम्ब्रेन जिसमें यूज हो सकती है। बट जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उसमें फिल्ट्रेशन तो होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये वाला भी इजी था, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल वे में इन इन क्वेश्चन को करते थोड़ी सोच समझ के, तो आप ये कर सकते थे। बट स्टिल पेपर जो दे रहा होता है उसको पता होता है कि उस टाइम पे टेम्पर कैसे डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो ये जो ये वाला क्वेश्चन है 3D वर्ल्ड वाला, ठीक है, 3D वर्चुअल वर्ल्ड की बात हुई है, तो इसका जो आंसर है मेटावर्स है। क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। देखिए बिग डाटा एनालिटिक भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर जल्दी करते हैं, ठीक है। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर ऑफ योर टाइम। इसका जो आंसर है इसका कृष्ण देव राय है, ठीक है। बिकॉज जो पोर्चुगीज आए थे उस टाइम कृष्ण देव राय किसके टाइम के थे, ये थे विजयनगर में। विजयनगर में ग्रेटेस्ट किंग थे काइंड ऑफ, ठीक है, विजयनगर में। तो उस टाइम कृष्ण देव राय थे जिस टाइम पे पोर्चुगीज आए थे। तो यही हो सकते हैं जिन्होंने इनको फोर्ट बनाने की परमिशन दी थी, ठीक है। हो गया ये। देखिए इस बार के इस तरीके से भी क्वेश्चन आए थे, तो आप इनको देख लेना, आंसर्स वगैरह देख लेना। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो रेतु वाली था इसका भी, इसमें एक ठीक था एक गलत था। हाँ, इसमें जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सेकंड वाली ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बी। आप देख लेना इसको, बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो मॉडर्न हिस्ट्री से इस बार क्वेश्चन आए काफ़ी कम क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की हर साल 2022 से हम देख रहे हैं, 2022 से अभी तक 2024 तक हमें देखा इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो गई है। और जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली इजी नहीं है, ठीक है। दे आर मोर टिल्टेड ऑन द डिफिकल्ट साइड, डिफिकल्ट साइड वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं उनको। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे हम जितना टाइम लगाते थे, ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ने में, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे, बिकॉज कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो काफ़ी कम हो गया। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं पढ़े, पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पता नहीं होता कौन सी सेक्शन कभी पेपर में इजी आ जाए, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जैसे निकाल सकते थे आप, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसे बोला हुआ है प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे बिफोर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। इसका जो आंसर है ये बी है, ठीक है। ये काइंड ये देख सकते, ये अगर आपको आप देखना चाहें लक्ष्मीकांत में आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन था एक मॉडर्न हिस्ट्री से इस बार, ठीक है। इसमें जो हमें लग रहा है वो सी लग रहा है, क्योंकि वन और सेकंड दोनों ठीक है। वन वाली तो हमें काइंड ऑफ पता है, बट सेकंड वाली में डाउट है। सेकंड वाली का हमें कहीं उसका रिसोर्स या किसी भी रिसोर्स है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली नहीं। तो देखते हैं जब आंसर की आएगी देखेंगे कौन सा ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे, बट स्टिल काफ़ी क्वेश्चन थे जो नहीं नहीं कर सकते थे, थोड़ा डिफिकल्ट साइड में थे। देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट वाला, देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। ये ये वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है, जो रिलीज कौन करता है, यूनेस्को करता है, ठीक है। इसमें बोला कौन कौन सी, इन चारों में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी को इस बार ऐड किया गया, ठीक है। शांति निकेतन ये हमें पता है बंगाल में है, ये ऐड की थी। रानी रानी की भाव ये हमें पता नहीं है, ठीक है, इसके बारे में ना हमने पढ़ा है। ये सेक्रेट असेंबल्स ऑफ होशियाला, होशियाला टेम्पल्स के जो स्टाइल थे ये भी ऐड किए हैं, ठीक है। ये महाबोधिनी टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, ये बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। इसका जो आंसर है वो बी है। देखिए फिर से ओनली टू, फोर ऑप्शन है ओनली टू आ गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। इस तरीके से निकलते हैं। और ये जो ये 67 क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कौन 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 इनमें से कौन सी कंट्री है जिसमें जो बर्थ रेट है वो कम हो रहा है, उसके साथ साथ एजिंग पॉपुलेशन भी हो रही है, ठीक है। दो तो आप आसानी से मार्क कर सकते हो, एक साउथ कोरिया एक जापान, ठीक है। और टू और फोर तो दिया, और उसके साथ साथ इसमें इटली भी था, ठीक है, इटली भी यूरोप की कंट्री है। अगर एजिंग पॉपुलेशन देखें आप नहीं भी पता होगा, बट जो यूरोप की कंट्रीज हैं या वेस्टर्नाइजेशन जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उधर जो बर्थ रेट है वो कम है, ठीक है, बर्थ रेट कम है। तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा अगर सोचते तो आप कर सकते थे, अगर कर सकते थे तो मतलब ट्राई कर सकते थे। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप कर सकते थे, इजी था, इट्स नॉट इजी, बट स्टिल 50-50 तो पहुंच गए थे आप आसानी से, ठीक है। फिर आगे आपकी किस्मत होती है, ठीक है। इतना तो किस्मत काम करती करती है, ठीक है। इसका जो आंसर है ए है। मैंने खुद जो मार्क किया मैंने सी मार्क किया, ठीक है। ये काइंड ऑफ मेरी सिली मिस्टेक है। मैं ए मार्क कर रहा था, बट इन द एंड मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया और मैंने सी मार्क कर दिया, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है ए ना कि सी, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो हो गया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब कुछ एंड की चीज़ें हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें, या एक
Just give me some time. Let me remove all these things. ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखते हैं कुछ पार्ट। पहली बात तो, जितना हम हिस्ट्री पे फोकस करते हैं, इस बार हिस्ट्री का टोटल 11 क्वेश्चन है, जिसमें जो जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो लगभग 4 थे। ठीक है, जिसमें से 2 को इजी मान सकते हैं, और जो 2 थे वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड में थोड़ा ज़्यादा थे। ठीक है, तो हिस्ट्री पे ट्राई करें कि अपने जो फोकस है उसको थोड़ा कम करें, जो बाकी पार्ट है उस पर बढ़ाएं। ठीक है, फोकस, सॉरी, ट्राई करें फोकस कम करने की, और जितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो जो है, जो इसका COB है, कॉस्ट टू बेनिफिट, सॉरी CTB है, CTB, वो बाकियों के कंपेरिजन में काफ़ी पोर है। नहीं में चल रहा है, सॉरी, क्या, इसका जो CTB है वो काफ़ी पोर है बाकियों के कंपेरिजन में, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ बाकी पार्ट में अपना ज़्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू हिस्ट्री। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जो स्टार्टिंग। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो गया 16 वाला। तो अब जो ये क्वेश्चन है, ये वाले तो ये है इन्वायरमेंट के क्वेश्चन। इन्वायरमेंट, अच्छा, तो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, हमारा हमारा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तीनों हो गए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ क्या क्या करना चाहिए हमें। ज्योग्राफी में पहले तो जो फिजिकल ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है, क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं जिसको। ठीक है, उसका बंच बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अब आपको फिजिकल ज्योग्राफी पे भी काफ़ी ध्यान देना है, जितना आप इंडियन ज्योग्राफी पे देते थे। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी कम आई है बट स्टिल आई है। जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरीज होगी जो वेस्ट टू ईस्ट पूछी थी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग, वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग, इसको भी अच्छे से कर देना। और ज्योग्राफी के लिए जो मेन सोर्स है जो सभी मेनली फॉलो करते हैं, मैंने खुद भी की, 11th एंड 12th क्लास की NCERT, क्लास की जो NCERT है, सॉरी NCERT, 11th से 12th क्लास की, एक आपको फिजिकल मिलेगी, एक मिलेगी इंडियन ज्योग्राफी। ये दोनों 11th की हैं। ठीक है, इन दोनों को फॉर श्योर करना ही करना है, इन दोनों को। और जो 12th में आती है, 12th में आती है ह्यूमन ज्योग्राफी, अगर इफ यू हैव टाइम देन प्लीज गो फॉर इट। ये आपको हेल्प करेगी, जो मिनरल्स इंडस्ट्रीज वाला पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, इसमें भी हेल्प करेगी। और उसके साथ साथ मेंस के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, बिकॉज मेंस में हमारा मिनरल्स वाला पार्ट आता है, मिनरल्स की लोकेशन होगी, और कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, ठीक है, तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो 11th क्लास की NCERT, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो या फिजिकल ज्योग्राफी हो, दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, और इन दोनों को स्ट्रॉन्ग, अपना स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग किससे होंगे, टेस्ट लगाए जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद फर्स्ट रीडिंग के बाद ट्राई करें रिकॉग्नाइज करने की, और सेकंड थर्ड रीडिंग के बाद ट्राई करें उसको टेस्ट देने की। टेस्ट देके क्या होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हमें पता लग जाता है कि हम कितनी हद तक उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं और याद कर पा रहे हैं। ठीक है, रिकॉल किस हिसाब से कर पा रहे हैं, और जो शॉर्ट कमिंग आपको दिख रही होंगी, देन नेक्स्ट टाइम जब रीड करोगे उस सब्जेक्ट को फिर से, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना जो आपने मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, यही चीज़ अगर आप फॉलो करते रहे, चाहे जब से आप प्री ओरिएंटेड पूरी फोकस होके पढ़ाई शुरू करोगे, चाहे वो जनवरी से करें या दिसंबर से करें। ठीक है, जब प्री का आप करोगे, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है ना। देखिए, प्री कब निकलता है, जब आप अपनी मिस्टेक्स को बिल्कुल कम करोगे, अपने कंपटीशन से कम। आप अगर, जो आपका कंपटीशन है, अगर आप उनसे कम मिस्टेक्स करोगे, ठीक है, मिस्टेक्स अपनी मिनिमाइज रखोगे उनसे ज़्यादा, तो आप प्री आराम से क्लियर कर जाओगे। ठीक है, क्लियर कर जाओगे मजे से। तो आपको ये चीज़ करनी है, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, जो चीज़ें सोर्सेज से मेनली निकलती हैं उनको तो गलत करना ही करना है। ठीक है, बिकॉज उनको गलत करोगे तो आप कंपटीशन से पीछे रह जाओ। ठीक है, तो आपके मार्क्स भी गिर सकते हैं। तो ये जगह होती है जहाँ पे हमें अपना होल्ड को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, और इसी हिसाब से पढ़ें। ज्योग्राफी इज एन ईजी सब्जेक्ट, और अभी के टाइम पे अब अगर आप देखें, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, टाइम के साथ इसके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको ऐसे तो नहीं मिलेगी, ट्राई करें, यूट्यूब वीडियोस देख लें, और एटलस यूज़ करें, एटलस आपको हेल्प करेगी। और अगर हो सकता है तो सामने मैप लगा दें, मेनली सारे एस्पिरेंट लगाते हैं।
वर्ल्ड मैप लगा दें, उससे देखते रहें कौन सी जगह कहाँ पे है, ठीक है। तो इस बार की ज्योग्राफी अच्छी थी, इस बार इंडियन ज्योग्राफी कम पूछी है पहले के कंपैरिजन में। पहले इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा आती थी। इंडियन ज्योग्राफी का वेजिटेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, वेजिटेशन वाला पार्ट हो गया, और क्लाइमेट वाला हो गया, ठीक है। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, इस बार थोड़े कम है, बट स्टिल हो गया फिर भी जाके। तो अब टाइम काफ़ी हो गया, तो हाँ, अब हम जो भी पार्ट देखेंगे उसको जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता लग गया होगा अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में चीज़ें देख के बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ कि यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, और कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। पीवाई क्यू की यूटिलाइजेशन थोड़ी देर बाद बताऊंगा लास्ट में, और मिस्टेक्स कौन कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ। या हमारा हो गया था ज्योग्राफी तक, ठीक है। अब इन्वायरमेंट शुरू हुआ। ये केमिकल का, ये सब्सटेंस का नाम दिया, ठीक है। या एक मिनट, ये पूछा है पर फ्लोरो एल्काइल और पर पॉली 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 फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस किस में कौन से प्रोडक्ट्स को में यूज होता है, उसको बनाने के लिए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ये उसको यूज होता है, ठीक है। पहले तो पूछ लिया उसने, वाइड स्प्रेड यूज होता है इसका किसमें, ड्रिंकिंग वाटर में, फूड में और फूड पैकेजिंग में, ठीक है। और इसके बाद बोल दिया इसने पीएफएस है जो नॉट इजली डिग्रेडेड इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। इजली डिकम्पोजेबल नहीं है इन्वायरमेंट में, काइंड ऑफ मान लो जैसे पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और परसिस्टेंट एक्सपोजर जो बोला हुआ है पीएफएस को लीड्स टू बायो एक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडीज, ठीक है। इसमें ये ठीक है। इसमें आप अपनी कॉमन सेंस यूज कर सकते थे, और ये कॉमन सेंस प्रैक्टिस के साथ साथ ही डेवलप होगी, इसका जो आंसर है वो डी है, ठीक है। ज़्यादा बात करेंगे नहीं हम ऐसे क्वेश्चन से। बट ये क्वेश्चन देखते हैं इन्वायरमेंट में, जो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि या पैरासिटॉइड स्पीशी फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऐसे मैंने इसमें क्या पूछ लिया उन्होंने, वन पे टू पे पूछ लिया। इसमें मैंने बताया था आपको ऑल होते हैं, ऑल होते हैं बट सब नहीं होते, ठीक है, कुछ। बट मैंने आपको ये भी बताया था अगर एप्लीकेशन वाला पार्ट पूछा, बट इसने कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं इसमें, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पूछे कि इनमें से कौन कौन सी स्पीशी जो है पैरासिटॉइड स्पीशी में से आती है, ठीक है। सेंटीपीड अगर आपको पता है, सेंटीपीड नहीं होती है, ठीक है, ब्लैक कलर की होती है, छोटा सा जिसके पैर काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है, लंबी सी होती है और काफी ज्यादा पैर होते हैं। वो तो नहीं होती है, ये सेंटीपीड पीवाईक्यू में से आया है, ठीक है। पीवाईक्यू में ऑप्शन किसी ऑप्शन ने पूछा था ये। और टर्माइट हो गया, वेस्प हो गया, फ्लाइज हो गया। फ्लाइज होती है मक्खी, ठीक है, मक्खी है, ये वेक्टर बोलते हैं जिसको। तो वो आ गई, और ये बीटल्स आ गई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, ठीक है। बी आंसर है, इसमें तीन स्टेटमेंट, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अब करेक्टरिस्टिक पूछ लिया इसने, करेक्टरिस्टिक नहीं, एप्लीकेशन कार्ड पूछ ली कि पी फैमिली में से इनमें से कौन कौन बिलोंग करता है, तीन दे दिए, ग्राउंडनट, हॉर्सनट, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन, ठीक है। ये इसमें सी सारे, इसमें सारे ऑप्शंस ठीक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में ट्राई करना है कि अगर आपको लग रहा है कि देखिए स्पीसी वाले में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें आप डी मार्क नहीं कर सकते थे, बिकॉज सेंटीपीड तो हमारा निकल सकता था, अगर आपने पढ़ा है पीवाईक्यू को देखा होगा। सेंटीपीड निकल सकता था कि वो तो होती नहीं पैरासिटॉइड। पैरासिटॉइड स्पीशी वो होती है जो किसी पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। सेंटीपीड तो नहीं होती है। फ्लाइज हो सकती हैं, ठीक है, वैस भी होती है, बीटल नहीं होती है, टर्माइट्स होती है, ठीक है, ये तीन होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो थ्री है। बट इसमें आप ग्राउंड नट्स के बारे में नहीं बता सकते हैं। ग्राउंड नट्स होती है मूंगफली, ठीक है, मूंगफली होती है, सोयाबीन हो गई, हर्ष ग्राम होता है, ठीक है। ये सारे जो हैं ये आते हैं किसमें, पी फैमिली में आते हैं। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा, ठीक है। क्योंकि रिलेट कर रही है। इसमें जो है वर्मिन कैटेगरी पूछा हुआ है, जैसे ब्लड, फिर वो इंडियन फ्लाई फॉक्स फीड ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल, ठीक है। जो इंडियन फ्लाई फॉक्स होता है ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाता है, ठीक है। चमगादड़ होता है, चमगादड़ बैट, आपने पता होगा, अगर आपने सुना होगा, देखा भी होगा। बैट बैट होता है जो, उसको बोलते हैं इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाली गलत है, ठीक है। ये ब्लड वगैरह कुछ सक नहीं करते, फीड नहीं करते, ये खाते हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं, तो टाइम कम वेस्ट करेंगे। इसका जो इसमें ये जो स्पीशी है ये किसकी है, इंसेक्ट की है, मतलब इंसेक्ट्स में आती है सारी, ठीक है। और ये च्युइंगम वाला, ये इसका ये आंसर है। इसमें दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और या दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसमें भी कुछ जगह नन है, कुछ जगह वन है, ठीक है। ये भी शायद से नन होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, लॉन्च वाले, तो लॉन्च का पूछ लिया, डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोई सीजन नहीं होता ब्रीडिंग का। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीता डू नॉट रोर, ये भी बिल्कुल है, चीता रोर करता ही नहीं है, ठीक है। चीते की जैसे बिल्ली जैसी आवाज होती है ना, छोटी सी, वैसी आवाज होती है, ठीक है। अगर आपने नेशनल ज्योग्राफी एंड डिस्कवरी देखा होगा कभी, कभी भी अपनी जिंदगी में, तो आपने ये चीज़ देखी हो लगभग थोड़ी थोड़ी, ठीक है। मैंने तो इसको ऐसे ही अप्लाई किया था, बिकॉज मेरे को आइडिया था, तो मैंने इसको ठीक मार्क किया है, ठीक है। और ये जो थर्ड है ये गलत है, इसका जो आंसर है वो है ए, ठीक है। तो मेल लाइन होता है वो भी अपनी टेरिटरी को प्रोक्लेम करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये 100 मिलियन वाला।
इसको आप एलिमिनेशन से कर सकते थे, ए है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है वो रिलेट कर ही नहीं रहे हैं इससे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी रिसोर्सेज ये होता है ग्रिड के थ्रू हम ट्रांसफर कर सकते हैं इस एनर्जी को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये सारी की सारी हो सकती है ऐसो में मैक्सिमम। ट्राई करना अगर आपको लग रहा है थोड़ी भी यूपीएससी के क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, चाहे इन्वायरमेंट हो या साइंस टेक, मेनली इन दोनों पार्ट में ये चीज़ होती है। अगर आपको लग रहा है कि चारों ऑप्शन हो सकते हैं देन डेफिनेटली गो फॉर ऑल दोस ऑप्शंस, बिकॉज मेनली वो चीज़ें करेक्ट होती हैं। वन पेयर टू पेयर वाले में ट्राई करना बी पे जाए, बट अगर ऐसे क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं तो डी पे जाए हमेशा। ये 2023 के पेपर में देखें या 22 के पेपर में देखें, ये चीज़ हुई है, तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको कोई अपने से बना के बात नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो 20 क्वेश्चन है इसमें मैंने मार्क जो किया है मैंने सिर्फ कॉटन किया है, बट वो गलत है, इसका जो आंसर है फीक। इसके बारे में आइडिया नहीं था, काफ़ी बच्चों को नहीं होगा, मुझे तो नहीं था, मैं अपना बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और हाउ मेनी ऑफ द स्पीशी हैव पॉइजनस स्पीशी अमंग देम, ठीक है, पॉइजनस स्पीशी कौन कौन सी है। मैंने इसमें सिर्फ बटरफ्लाई मार्क किया, बट ऐसे क्वेश्चंस में अगर करेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं तो डेफिनेटली गो फॉर ऑल स्पीशीज। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, ना कि वन, ठीक है, ये गलत है। इसमें सब पे जाना, ये मैंने एनालाइज भी की थी आपने, जब मैंने एनालाइज किए थे मैंने ये चीज़ एनालाइज अच्छे से की थी, बट स्टिल पेपर में मैंने अपनी नॉलेज पे क्या है, मतलब जो एनालाइज की थी पीवाईक्यू से, उससे एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और मैंने अपना एक क्वेश्चन गलत किया, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी। पीवाईक्यू से अगर आपने कोई चीज़ एनालाइज की है तो उसको अपनी फॉर मोर मतलब फॉर मोस्ट टॉप प्रायोरिटी पर रखें, ना कि नीचे रखें। अपनी नॉलेज को यूज करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इससे पूछा हुआ है कौन कौन सी नेटिव इंडियन स्पीशी है, कैशी तो नहीं है, ठीक है, पपाया भी नहीं है, तो इसमें है रेड सैंडर, ठीक है, इसका जो आंसर है वन, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन होगी मेनली हम बोल सकते बी, बट बी नहीं है, इसका है ए। जो तीन या तीन ऑप्शन वाले होते हैं उसमें ए हो सकता है, जो फोर ऑप्शन वाले होते हैं उसमें बी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखें, थोड़ा ट्राई करें एनालाइज करके काम करने की, ठीक है। हमारा ये वाला पार्ट हो गया, अब हम देखते हैं साइंस टेक वाला, जल्दी जल्दी चलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आरटीजी के बारे में पूछा, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। इसमें पूछा मिनिएचर फिशन रिएक्टर होता है, ठीक है, और ऑन यूज किसके लिए होता है, ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। और पूछा कि इसमें हम यूज करते हैं प्लूटोनियम 238 आइसोटोप होता है, ठीक है, प्लूटोनियम का, विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट। देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी है इसका आंसर, ये वन नहीं है इसका। मिनिएचर फिशन रिएक्टर में यूज नहीं होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, जो रॉकेट्स होते हैं रॉकेट्स में इसका यूज होता है। तो इसका जो आंसर आया गया वो है वन टू नहीं सॉरी टू एंड थ्री, वन कट गया ना, वन कट गया, ए कट गया, सी कट गया और डी कट गया, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है बी। और जाइंट स्टार के बारे में बोला, और ड्वार्फ स्टार के बारे में इन्होंने बोला हुआ है, जो जाइंट स्टार होता है उसकी जो लाइफ स्पैन होता है वो ज्यादा होता है, बड़ा होता है ड्वार्फ सेल के बाद, ड्वार्फ स्टार के कंपैरिजन में। दिस इज बिल्कुल गलत है। ड्वार्फ स्टार जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो जाइंट स्टार से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये गलत है। अगर ये गलत हुआ, दोनों का भी गलत नहीं हो सकते, तो दूसरा ठीक होगा। तो इसका जो आंसर है वन तो गलत है, सेकंड ठीक है, ठीक है। इसका ये आ गया। हाँ अब हम देखते हैं अगला, इसका जो आंसर है ये बोला कि इनमें से कौन सा अ, एक मिनट, कौन सा कंपाउंड है जो ब्लड वेसल्स में जाके डायलेट हो जाता है, मिक्स हो जाता है और क्या करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, ठीक है, बीपी को बढ़ा देता है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, बट मैंने इसका मार्क किया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, बट इसका आंसर है NO, तो मेरा गलत है ये आंसर। इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड है, रडार के वो पूछे हुए हैं यूजेस। इसमें अगर हम देखें अपनी पीवाईक्यू की नॉलेज लगाएं तो ये इसमें सी ठीक होना चाहिए, ठीक है, सी ठीक होना चाहिए। बट अगर हम ट्राई करें देखें इसमें कि कौन सा ठीक हो सकता है, तो इसमें बी ज़्यादा ठीक लग रहा है, ठीक है, बी ठीक लग रहा है, बी ठीक होगा, क्योंकि ट्रेस भी कर सकते हैं रडार से हम कि एनिमल की माइग्रेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, और मॉनिटर भी कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन को, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, या बारिश के क्या हाव भाव हैं। और ये जो होता है नार्कोटिक्स वाला, ये एयरपोर्ट पे जो यूज़ होता है वो मेनली एक्सरा होता है, ना कि रडार्स होता है। तो वन मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है, कुछ जगह ऊपर नीचे दिया हुआ है कोचिंग से, तो तभी मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। बट मेरे हिसाब से आंसर जो है वो बी है, बट स्टिल देखते हैं आंसर बी में कौन सा आता है। देखिए जो काइंड ऑफ ट्रिक मान लो या गेसिंग मान लो जो पीवाईक्यू से डेवलप होती है वो अप्लाई होती है, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन में तो नॉर्मली अप्लाई हो जाएंगे, बट 3-4 क्वेश्चन होते हैं या 4-5-6 क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगी। बट स्टिल आपका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो अगर हम देखें वो ज्यादा होता है उसमें, ठीक है, बिकॉज आ जाके तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव में ही है ना, ठीक है, जा रहे तो पॉजिटिव में, नेगेटिव साइड तो नहीं जा रही आपकी, मतलब आपको नेगेटिव साइड थोड़ी लग जा रही है वो चीज़, थोड़ा पॉजिटिव बूस्ट अप कर रही है आपके मार्क्स। तो ट्राई करें, अगर आप मान रहे हैं कि आपके जो मार्क्स बनेंगे बॉर्डर साइड पे हैं, तो ट्राई करें ऐसे क्वेश्चन को, ये टेक्निक अप्लाई करने की उन्हें, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला राफेल के बारे में पूछा हुआ है कि राफेल हो गया, तेजस हो गया और मिग 29, इन सब के बारे में पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा फिफ्थ जेन फाइटर एयरक्राफ्ट है। पहली बात, इंडिया के पास कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, और ये जो सारे हैं, ठीक है। सेकंड वाला जो है मिग, ये फोर्थ जनरेशन है, और राफेल 4.5 और तेजस्वी 4.5 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन वाला, इसका आंसर डी है, तीनों ठीक है। एप्लीकेशन पूछिए, देखिए इस बार जो साइंस टेक के क्वेश्चन थे एप्लीकेशन बेस्ड थे, पहले जो बायोटेक्नोलॉजी से काफी क्वेश्चन आता था, अभी काफी कम हो गया इस बार के हिसाब से देखें
तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी था, बट इसमें अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करते तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एग्जॉस्ट पाइप से कौन सी चीज़ एमिशन करी जाती है इलेक्ट्रिक फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल द्वारा, ठीक है। एग्जॉस्ट से कौन कौन सी चीज़ रिलीज की जाती है, ठीक है। और फ्यूल सेल कौन सा वाला, पावर, जो पावर किससे होता है, हाइड्रोजन से होता है। ये रिलीज करता है वाटर वेपर्स, ठीक है, H2O। ये करता है वाटर वेपर रिलीज, ठीक है, खत्म। इसका आंसर है डी। और इसके बाद जो आंसर है ये वाला पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो हाइड्रो पावर, ठीक है। इसका आप सीधा आंसर मार्क कर सकते हो। सॉरी 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 सॉरी, इसका आंसर है सी, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज की बात करें, बिकॉज बिकॉज इस क्वेश्चन में बात किया गया पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर हमें पता है, जो हाइड्रो पावर डैम्स हो गए, जिसके हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी आपने काफी बार सुना होगा। हाइड्रो पावर क्या होता है, पानी से पावर को जनरेट करना, ठीक है। और इसमें आंसर क्या होगा फिर, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। अगर आप इसमें अपनी नॉलेज यूज करते तो आप इसको कर सकते थे। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, देखिए मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है किसी चीज को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। फिल्टर करने के लिए यूज होती है मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें भी हम मेम्ब्रेन का यूज करते हैं। तो इनमें से हमें लग तो नहीं रहा, ना ए लग रहा है, ना बी लग रहा है, ना सी लग रहा है मेम्ब्रेन जिसमें यूज हो जाती है। बट जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उसमें फिल्ट्रेशन तो होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये वाला भी इजी था, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल वे में इन क्वेश्चन को करते थोड़ी सोच समझ के, तो आप ये कर सकते थे। बट स्टिल पेपर जो दे रहा होता है उसको पता होता है कि उस टाइम पे टेम्पर कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है 3D वर्ल्ड वाला, ठीक है। 3D वर्चुअल वर्ल्ड की बात हुई है, तो इसका जो आंसर है मेटावर्स है। क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, देखिए बिग डाटा एनालिटिक भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर जल्दी करते हैं, ठीक है। टाइम काफी ज्यादा हो गया, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर ऑफ योर टाइम। इसका जो आंसर है इसका कृष्ण देव राय, ठीक है। बिकॉज जो पोर्चुगीज आए थे उस टाइम, कृष्ण देव राय किसके टाइम के थे, ये थे विजयनगर में। विजयनगर में ग्रेटेस्ट किंग थे काइंड ऑफ, ठीक है, विजयनगर में। तो उस टाइम कृष्ण देव राय थे जिस टाइम पे पोर्चुगीज आए थे। तो यही हो सकते हैं जिन्होंने इनको फोर्ट बनाने की परमिशन दी थी, ठीक है। हो गया ये। देखिए इस बार के इस तरीके से भी क्वेश्चन आए थे, तो आप इनको देख लेना, आंसर्स वगैरह देख लेना। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो रेतु वाली था, इसका भी, इसमें एक ठीक था एक गलत था। हाँ, इसमें जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सेकंड वाली ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बी। आप देख लेना इसको, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो मॉडर्न हिस्ट्री से इस बार क्वेश्चन आया, काफ़ी कम क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की हर साल 2022 से हम देख रहे हैं, 2022 से अभी तक 2024 तक हमें देखा, इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो गई है। और जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली इजी नहीं, ठीक है। दे आर मोर टिल्टेड ऑन द डिफिकल्ट साइड, डिफिकल्ट साइड वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं उनको। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम जितना टाइम लगाते थे, ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ने में, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे, बिकॉज कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो काफ़ी कम हो गया। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं पढ़े, पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पता नहीं होता कौन सी सेक्शन कभी पेपर में इजी आ जाए, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन है जैसे निकाल सकते थे आप, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसे बोला हुआ है प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे बिफोर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। इसका जो आंसर है ये बी है, ठीक है। ये काइंड ये देख सकते, ये अगर आपको आप देखना चाहें लक्ष्मीकांत में आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन था एक मॉडर्न हिस्ट्री से इस बार, ठीक है। इसमें जो हमें लग रहा है वो सी लग रहा है, क्योंकि वन और सेकंड दोनों ठीक है। वन वाली तो हमें काइंड ऑफ पता है, बट सेकंड वाली में डाउट है। सेकंड वाली का हमें कहीं उसका रिसोर्स या किसी भी रिसोर्स है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। तो देखते हैं जब आंसर क्या आएगी, देखेंगे कौन सा ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे, बट स्टिल काफ़ी क्वेश्चन थे जो नहीं नहीं कर सकते, थोड़ा डिफिकल्ट साइड में थे। देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट वाला, देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। ये वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है, जो रिलीज कौन करता है, यूनेस्को करता है, ठीक है। इसमें बोला कौन कौन सी, इन चारों में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी को इस बार ऐड किया गया, ठीक है। शांति निकेतन, ये हमें पता है बंगाल में है, ये ऐड की थी। रानी रानी की भाव, ये हमें पता नहीं है, ठीक है, इसके बारे में ना हमने पढ़ा। ये सेक्रेट असेंबल्स ऑफ होशियाला, होशियाला टेम्पल्स के जो स्टाइल थे ये भी ऐड किए, ठीक है। ये महाबोधिनी टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऐड बोध गया, ये बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। इसका जो आंसर है वो भी है, देखिए फिर से ओनली टू, फोर ऑप्शन है, ओनली टू आ गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, इस तरीके से निकलते हैं। और ये जो ये 67 क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कौन 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 इनमें से कौन सी कंट्री है जिसमें जो बर्थ रेट है वो कम हो रहा है, उसके साथ साथ एजिंग पॉपुलेशन भी हो रही है, ठीक है। दो तो आप आसानी से मार्क कर सकते हो, एक साउथ कोरिया, एक जापान, ठीक है। और टू और फोर तो दिया है, और उसके साथ साथ इसमें इटली भी था, ठीक है, इटली भी यूरोप की कंट्री है। अगर एजिंग पॉपुलेशन देखें, आप नहीं भी पता होगा, बट जो यूरोप की कंट्रीज हैं या वेस्टर्नाइजेशन जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उधर जो बर्थ रेट है वो कम है, ठीक है, बर्थ रेट कम है। तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा अगर सोचते तो आप कर सकते थे, अगर कर सकते थे तो मतलब ट्राई कर सकते थे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप कर सकते थे, इजी था, इट्स नॉट इजी, बट स्टिल 50-50 तो पहुंच गए थे आप आसानी से, ठीक है।
फिर आगे आपकी ए है, मैंने खुद जो मार्क किया मैंने सी मार्क किया, ठीक है। ये काइंड ऑफ मेरी सिली मिस्टेक है, मैं ए मार्क कर रहा था बट इन द एंड मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया और मैंने सी मार्क कर दिया, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है ए, ना कि सी, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो हो गया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब कुछ एंड की चीज़ है, चलिए तो अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें। या एक just give me some time. Let me remove all these things. ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखते हैं कुछ पार्ट। पहली बात तो जितना हम हिस्ट्री पे फोकस करते हैं, इस बार हिस्ट्री का टोटल 11 क्वेश्चन है, जिसमें जो जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो लगभग 4 थे, ठीक है। जिसमें से 2 को इजी मान सकते हैं और जो 2 थे वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड में थोड़ा ज़्यादा थे, ठीक है। तो हिस्ट्री पे ट्राई करें कि अपने जो फोकस है उसको थोड़ा कम करें, जो बाकी पार्ट है उस पर बढ़ाएं, ठीक है। फोकस सॉरी, ट्राई करें फोकस कम करने की, और जितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो जो है, जो इसका सी ओ बी है, कॉस्ट टू बेनिफिट, सॉरी सी टी बी है, सी टी बी, वो बाकियों के कंपेरिजन में काफ़ी पोर है। पहले नहीं चल रहा है, सॉरी। या इसका जो सी टी बी है वो काफ़ी पोर है बाकियों के कंपेरिजन में, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ बाकी पार्ट में अपना ज़्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू हिस्ट्री, ठीक है। मैंने आपको बता दिया जो स्टार्टिंग वाले पार्ट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड मोस्टली ऑल द सेक्शन ऑफ दिस पेपर। तो अभी हम देखेंगे, मैंने आपको हिस्ट्री की बात होगी, अभी लास्ट में हमारी जो लास्ट बात हुई वो हिस्ट्री पे हुई है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक कुछ स्टार्ट्स बताऊंगा रिलेटेड टू दिस एग्जाम। अगर हम पॉलिटी को देखें, सॉरी, अगर पॉलिटी को देखें और इकोनॉमिक्स को देखें और उसके साथ साथ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के साथ आईआर को भी मिला लें, इसमें जो टोटल क्वेश्चन बनते हैं वो 50+ बनते हैं, चाहे इस बार हो या पिछले साल हो, ठीक है। तो 50+ क्वेश्चन इस सेक्शन से आ रहे हैं। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि इस पोर्शन पे आप जितना फोकस कर सकते हैं उतना फोकस करें, इस पे जितना अपना एफर्ट्स हो सकते हैं उसको इंक्रीज करें, ताकि आपके मार्क्स इंप्रूव हों। बिकॉज यही वो पार्ट है जो आसानी से हमें रिसोर्स, किसी भी रिसोर्स से इजीली मिल जाता है। जैसे पॉलिटी का लक्ष्मी कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो भी आप बेसिक रिसोर्स पढ़ते हैं उसका, उससे कवर होगा। ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज और आईआर का जो भी न्यूज़ में होगा, जो आप किसी भी करंट अफेयर या मैगजीन से कवर करते हो या एयरली कंपाइलेशन, चाहे जो भी हो, चाहे विजन की हो, चाहे ऑनली आईएएस की हो, चाहे किसी की भी हो, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको इजीली फाइंड आउट मिल सकता है किसी भी रिसोर्स में। तो ये 50 मार्क्स जो आते हैं इस पे आप अपना फोकस रखें, ठीक है। और बच्चे काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, वो अपना फोकस, एक मिनट सेकंड, वो अपना फोकस किधर रखते हैं, हिस्ट्री पोर्शन में। हिस्ट्री पोर्शन पे कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो काफ़ी कम होता है, बहुत कम होता है कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो। तो जितने आप एफर्ट्स अपने हिस्ट्री में मारेंगे, वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट जो है, एक्स्ट्रा जो आप इधर देंगे, उतना एक्स्ट्रा आप जो अपने जो पॉलिटी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में अपने एफर्ट्स को इधर बढ़ा दें इसकी जगह, ठीक है। जितने आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स हिस्ट्री में देंगे, उस एफर्ट को ऐड करते हैं इन पार्ट में, आपके मार्क्स और इंप्रूव हो जाएंगे और आपके एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। तो आप प्रिपेयर करके इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, और इनके साथ साथ इन्वायरमेंट और साइंस टेक को भी एज एन ऑल्टरनेटिव नहीं लेके चलें, उनको भी ऐसे मेन सब्जेक्ट लेके चलें, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, ठीक है। उनका पार्ट भी होता है जो ईजी निकलता है काफ़ी ज़्यादा, उनका भी डिफिकल्ट नहीं होता है, ओके। तो इधर भी फोकस करें, बस हिस्ट्री जो पार्ट है उधर अपना फोकस थोड़ा कम करें, ठीक है। इन बाकियों में अपना फोकस ज़्यादा रखें, और जो मैंने आपको पहले वाले 3 सब्जेक्ट बताए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, उधर इंप्रूव करें। बिकॉज आप उधर इंप्रूव करेंगे, आपके प्रीलिम्स निकालने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसके साथ साथ बस हो गया हमारा मेन पार्ट। अभी हम देखते हैं सबसे बड़ी चीज़, मिस्टेक्स टू अवॉइड फॉर प्रीलिम्स 2025। ये मैंने आपको बात पहले भी कही थी, इसमें मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए अपने 2025 के पेपर में, जिससे आपको दिक्कत ना हो, आपका पेपर आप स्मूथली पेपर को क्लियर कर पाए। सबसे पहला पॉइंटर मैं आपको बताऊंगा जो, वो ये है, अपने जो सोर्सेज हैं, जो भी सोर्सेज पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके, ठीक है, उनको लिमिट करें। लिमिट करने का मतलब है उनको कम से कम रखें, ठीक है।
जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़े, डोंट गो फॉर एनी मोर रिसोर्सेज। लक्ष्मीकांत इज सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। बिकॉज इन द एंड जब लास्ट में जब 1-2 हफ्ते होते हैं, ठीक है, एंड के जो लास्ट 1 to 2 वीक्स होते हैं, उसमें हमें बहुत कम टाइम मिलता है, उसमें बर्डन फील होता है अगर आपने इन सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, इनके कम सोर्सेज नहीं रखे हैं, ठीक है। कम सोर्सेज मतलब एक ही बुक हो गई, पॉलिटी के लिए एक बुक हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी एक सोर्स हो गया, और हिस्ट्री के भी एक एक सोर्स रखें। मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाएं, बिकॉज मल्टीपल सोर्सेज में आपको अलग अलग लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है, और अलग अलग थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उससे अच्छा ये है, और मेनली आपको 80 to 90% जो कंटेंट होगा, जैसे हिस्ट्री के अलग अलग बुक्स होती हैं, कुछ ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कुछ न्यू एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और कुछ तमिलनाडु पढ़ते हैं, ठीक है। तो बट इन तीनों बुक्स में कंटेंट तो एक तरीके का सेम होता है, ठीक है, एक तरीके का कंटेंट जो होता है वो सिमिलर होता है, काफी मैच करता है। तो अलग अलग सोर्सेज में जाने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इसका इसमें आप ये कर सकते हैं, अपने सोर्सेज को एक रखें, जैसे ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ओल्ड ही पढ़ें, ठीक है, बिकॉज लैंग्वेज से काफी ज्यादा एक वो बैठ जाता है, ठीक है। एक उस लैंग्वेज से जो होता है ना वो फेमिलियरिटी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज हमारे लिए ज्यादा फेमिलियर हो जाती है। तो ट्राई करें कि वही सोर्स रखें जो आप पढ़ते आए हैं पहले से, उसी पे स्टिक करें, और वही सोर्स आपको इन द एंड हेल्प करेगा। और मुझे भी यही चीज़ हेल्प की है, ठीक है। तो यही कहूंगा, सोर्सेज को लिमिट रखें, बिकॉज इन द एंड इतना टाइम नहीं होता है कि हम मल्टीपल सोर्सेज को रिवाइज कर पाए। तो एक सोर्स होगा हमारे पास, उसी को हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, वो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो ज्यादा देगा एज कम्पेयर टू जो बाकी चीजें होंगी। जो मल्टीपल सोर्सेज में जाते हैं उनको ज्यादा फायदा उस चीज से नहीं मिलता है, ठीक है। तो अपने सोर्सेज को लिमिट करें, उसके साथ साथ सबको डाउनलोड। सेकंड जो मेन पॉइंटर है वो ये है कि अपनी जो टेस्ट सीरीज है उस पर ज्यादा इतना मत करते हैं कि उसको दिमाग पे लेके नहीं बैठे हैं। जो टेस्ट सीरीज में मार्क्स आते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा सर पे नहीं लेके बैठे कि इसमें मेरे मार्क्स नहीं आ रहे तो मेरे प्री में कैसे मार्क्स अच्छे आएंगे। देखिए, टेस्ट सीरीज का सबसे मेन जो काम है, ठीक है, वो क्या है, फोकस क्या है टेस्ट सीरीज का। सबसे पहला पॉइंटर इसमें ये है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे पेपर में हमें कितना टाइम होता है, 2 घंटे होते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स को पूरा कंप्लीट, पूरे जो जीएस 1, चाहे जीएस 1 और जीएस 2 दोनों को 2 घंटे के अंदर खत्म करना होता है, दोनों को इंडिविजुअली, ठीक है। एक पेपर के लिए 2 घंटे होते हैं। तो वो जो टाइम है 2 घंटे का, उसके लिए हमें पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि हम पेपर 1-2 घंटे से पहले कंप्लीट करें। मेरा आपको ये रहेगा कि आप ट्राई करें टेस्ट सीरीज में, जब आप थोड़ा बैठ जाएंगे, आपके मतलब आप थोड़े ज्यादा टेस्ट लगाने लग जाएंगे। ये नहीं कि स्टार्टिंग के टेस्ट में आपको होगा कि टाइम ज्यादा लगे, बट जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे 10-20 टेस्ट दे दिया आपने, तो आपका जो टाइम है वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा, कि मतलब आपका 1.5 घंटे में, मतलब 1 hour 30 minutes में आपका पेपर कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टाइम मैनेजमेंट वाला कवर हो गया कि टेस्ट सीरीज से हमें क्या सीखना है, टाइम मैनेजमेंट। और उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो टेस्ट सीरीज से सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो ये है, या पहला तो आ गया टाइम मैनेजमेंट। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि अपने जो बेसिक्स मैंने पढ़े हैं, ठीक है, जो बेसिक्स पढ़े हैं वो मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, उसमें सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज से पता लगेंगी, ठीक है। ये बेसिक कौन कौन से, जैसे पॉलिटी के बेसिक्स हो गए, और इकोनॉमिक्स के बेसिक हो गए, या ज्योग्राफी के बेसिक्स हो गए, ठीक है। इनमें आपको सब कुछ चेक करना है कि मैं जो बेसिक पार्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट है, उसमें मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा हूँ, और ट्राई करना उसमें मिस्टेक्स को अपना कम करना, ठीक है। टेस्ट सीरीज इधर ही सबसे ज्यादा काम करेगी, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक्स में मिस्टेक जितनी कम हो सकती है उतनी कम करें, ठीक है। अगर आप सिली मिस्टेक्स को कम करते हैं, आप अपना प्रीलिम्स में पास होने का चांसेस ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है, आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज इन द एंड सिली मिस्टेक्स ही काम करती हैं। अगर आप बेसिक जो पार्ट, बेसिक या कंसेप्चुअल है उसमें कम मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आप अपने चांसेस ज्यादा बढ़ाते हैं पेपर को क्लियर करने के। और उसके साथ साथ आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी दिखती हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का मतलब है कौन सा सब्जेक्ट जो है मेरा वो स्ट्रांग है, और कौन सा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। मतलब किस पे मेरे को ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। और जो वीक वाला है, वीक सब्जेक्ट, जैसे अगर मेरा इकोनॉमिक्स वीक है, ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इकोनॉमिक्स वीक है, तो इकोनॉमिक्स में मेरे को और काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो और काम करना पड़ेगा, उसके बेसिक्स को अच्छे से कवर आउट करना पड़ेगा, और कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें पता लगती हैं, जो लूप होल हमारी प्रिपरेशन में रह जाते हैं वो हमें टेस्ट सीरीज से पता लगते हैं, ठीक है। और अवर का मतलब है, इनके जो मार्क्स है उनको ज्यादा दिमाग में नहीं लेना, जस्ट टेक इट एज ए पिंच ऑफ सॉल्ट, डोंट टेक इट मच सीरियसली। बट उस पेपर में जो पार्ट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है,
जो अपने आपने रिसोर्सेज में पढ़ा हुआ है, चाहे लक्ष्मीकांत में पढ़ा हो, किसी में चाहे किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो, अगर आपने वो पार्ट पढ़ा हुआ है, ट्राई करें उसको, मिस्टेक ना करें उस पार्ट में। बिकॉज पेपर में भी अगर आप वैसी मिस्टेक्स करते हैं तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, ठीक है। तो यही कहना चाहूंगा, जो पार्ट आपने अपने सोर्स में पढ़ा हुआ है उसको तो गलत ना ही करें, उसको गलत कर रहे हैं तो फिर से अपने उस सोर्स पे जाएं और फिर से उस सब्जेक्ट को उधर से पढ़ें, ठीक है। और इम्प्रूव करते जाएं और देखते जाएं कि, पर एक चीज ध्यान में रखें, जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं आप सेम मिस्टेक्स बार बार नहीं करें, ठीक है। जस्ट अवॉइड सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। अब आगे देखते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। या अगला वाला क्या है, रिवीजन, ठीक है। रिवीजन पे है, देखिए, प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट रिवीजन। मेंस भी रिवीजन पे है, बट प्रीलिम्स जो है, आप अपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं आपने, आप उनको बार बार रिवाइज करेंगे, रिवीजन बार बार करेंगे, तो ज्यादा चांसेस होंगे कि जो आपने चीजें पढ़ी है, चांसेस होंगे जो आपने चीजें पढ़ी है उनको आप पर कम गलत करें, ठीक है। कम गलत करें तो वो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो चीज दूर किससे होती है, रिवीजन से होती है। और रिवीजन से आपकी रिकॉलिंग पावर जो टेस्ट में या एग्जाम में आप रिकॉल करेंगे, ठीक है, वो भी बढ़ जाती है। रिकॉलिंग पावर भी बढ़ती है रिवीजन करने से। तो रिवीजन मस्ट है, जितनी ही कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट की। और ट्राई करें जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो ज्यादा देंगे, उन पे ज्यादा फोकस करें। जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। और ये वाला हो गया हमारा। अब अगला देखते हैं, स्ट्रेंथ पे। ये बात मैंने आपको कर दी, इस पे तो मैंने बात अभी भी की और पहले भी की, टेस्ट सीरीज के टाइम पे, कि अपनी स्ट्रेंथ को पता करें और उन पे काम करें कि उनमें मिस्टेक ना हो। अगर आप उन पे मिस्टेक करते हैं तो आप तो फिर वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और उसके साथ साथ अगला जो है टाइम मैनेजमेंट, इस पे हमने बात कर दी, ठीक है। टेस्ट सीरीज के टाइम पे आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, और ट्राई करें पेपर को 2 घंटे से पहले ही कंप्लीट कर लें, ठीक है। बिकॉज अगर आप जैसे पेपर में टाइम कम ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है, जैसे आपको 1 घंटे में कम क्वेश्चन हुआ, जब फर्स्ट 1 आवर होता है या 2 घंटे होते हैं, ठीक है, फर्स्ट आवर में आपके कम क्वेश्चन हुआ, ठीक है, 10 क्वेश्चन हुए। और जो अगला घंटा होगा ना, ठीक है, 1 आवर हो गया, जो अगला 1 आवर होगा उसमें आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस फील करेंगे, कॉन्शियसनेस फील करेंगे, और आपको एंजाइटी होगी। उसके चक्कर में आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको आते भी होंगे आप उनको उनमें भी मिस्टेक्स करके उनको गलत करवा देंगे, ठीक है। तो ये मैंने काफी एक्सपीरियंस को देखा है, वो ये मिस्टेक करते हैं। तो ट्राई करें, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें, और ये चीज़ आपके टेस्ट सीरीज से ही इंप्रूव होगी। तो उस पर टेस्ट सीरीज को इन चीज़ों के लिए यूज़ करें, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला भी हो गया। अब हम देखते हैं अगला, पीवाईक्यू वाला। मैंने आपको पीवाईक्यू के लिए बोला था पहले कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पीवाईक्यूज की असली इंपॉर्टेंस। तो अब हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, सो आई एम रियली सॉरी, बट क्या कर सकते हैं, एनालिसिस है इसमें, हमने पूरा पेपर, पूरा कंप्लीट पेपर देखा तो उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। जो हमारा 6 पॉइंट था वो था पीवाईक्यू। देखिए पीवाईक्यू की कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं, पीवाईक्यू पे, मतलब पीवाईक्यू को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला कि आपको एरिया पता लगते हैं, एरिया और सब टॉपिक्स पता लगते हैं एक सब्जेक्ट्स के, कि यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में किसी सब्जेक्ट से कहाँ कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, फ्रेम कहाँ कहाँ से करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ लैंग्वेज पता लगती है, कि जो लैंग्वेज वो दे रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, वो कितनी डेप्थ में पूछ रहा है, ठीक है, उसको लेके ही पता लगता है। और जो थर्ड एंड द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, जो हमें पीवाईक्यू से पता लगती है, वो एनालिसिस, जो हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, जो यूपीएससी की जो लैंग्वेज है, वो उसमें से हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, सॉरी, या उसमें से हम आंसर्स कैसे निकाल सकते हैं। और यही चीज़ें मैंने आपको, जब मैंने पेपर सॉल्व किया, पेपर जो मैंने सॉल्व किया, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई कि ये चीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको अभी अच्छे कंप्लीट वे में नहीं बताई, मैंने आपको पार्शली उसकी एप्लीकेशन बताई। तो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, और ये चीज़ आपकी पीवाईक्यू से ही निकलेगी, ठीक है। तो और पीवाईक्यूज का जो मेन फोकस है, जो ये वाला मैं बोल रहा हूँ, एनालिसिस वाला और लैंग्वेज वाला, ये आपको लास्ट 1 मंथ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज लास्ट 1 मंथ में आप जो यूपीएससी जिस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, ठीक है, अपनी स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, उस लैंग्वेज से आप रूबरू लास्ट टाइम पे अगर होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, और आंसर्स निकालने में आपको बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उसी की वजह से पीवाईक्यूज की एनालिसिस और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिर्फ एरिया और सब टॉपिक की पीवाईक्यू की गेम नहीं है, पीवाईक्यू की ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो इसकी वजह से भी है, ठीक है, एनालिसिस की वजह से, सॉरी।
इस एनालिसिस की वजह से भी इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जैसे पेयर वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, मैंने जो पीछे आपके सामने सॉल्व किए थे, पेयर वाले क्वेश्चन हो गए, तो जिसमें जो टू पेयर वाला होता है वो ज्यादातर आंसर होता है, जो ओनली वन ओनली टू वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पेयर वाले। चलिए, तो ठीक है, हमने इसको रिलेटेड भी बात कर ली, हमने कंप्लीटली जो भी था उसको लेके बात कर ली है इसमें। तो जो ये एनालिसिस वाली चीज़ है, इसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया अपने पेपर में, ठीक है। प्रीलिम्स जो अभी हुआ है, इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है, तो तभी मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि अपने पीवाईक्यूज को ज़रूरी एनालाइज करें और सब्जेक्ट वाइज करें। सब्जेक्ट वाइज से आपकी जो लैंग्वेज को प्रिडिक्ट करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, और आपको पता लगेगा कि जिस हिसाब से वो साइंस टेक में पूछ रहा है और किस हिसाब से वो इन्वायरमेंट और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको डिफरेंस उस चीज़ से पता लगेगा और आपको हेल्प होगी, ज़रूर हेल्प होगी। तो इस चीज़ पे कृपया करके ज़्यादा फोकस करें। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। तो हमने कंप्लीट बात कर ली, और मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड इसके साथ साथ अगर आपके कोई भी सजेशंस होंगे इस वीडियो के रिलेटेड, या 2024 प्रीलिम्स के लेके, या 2025 को लेके जो भी डाउट्स होंगे और कुछ भी क्वेरीज होंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने की। और उसके साथ साथ हम अपनी अपकमिंग जो वीडियोस होंगी उसमें हम इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज, जो इंडिविजुअल सेपरेट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट्स को लेके, वो लाएंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके, तो जस्ट